हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 30 डेज रैपिड रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 2023 की जो एग्ज़ाम होने वाली है 2 जुलाई को, उसके लिए ये इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और हम लोग का टारगेट है 2500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का। और ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, तो वो यूपीएससी बहुत सारी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे रिलेवेंट है, क्योंकि हमने जो सिलेबस है जो एपीएफसीएन ईओएओ को उसको 10 भागों में बांटा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग उस तरह से करते हैं जैसे फर्स्ट 3 डेज हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज पे है, दिस वन इज द सेकंड डे, तो हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज की सेकंड पार्ट कर रहे हैं। अब इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे लेक्चर से पहले पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कल कि आप नोट डाउन कीजिए, बिना नोट डाउन किए कोई मतलब नहीं है लेक्चर करने का, तो नोट डाउन कीजिए और जिस दिन का लेक्चर है उसी दिन कंप्लीट कीजिए। टाइम लगेगी क्योंकि आपको 3 दिन में अगर 250 क्वेश्चन करने हैं तो आपको टाइम देनी होगी, ठीक है ना। अदरवाइज़ क्या होगा कि हम ABC बता के अगर चले जाएंगे कि पहले का है दूसरे, उससे आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए टाइम लगता है, तो वीडियो में टाइम लगेगी और आपको थोड़ी पेशेंसली आपको ये देखनी होगी। आप जिस समय वीडियो प्रीमियर होती है उसी समय आप उस वीडियो को देखिए, तब ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि भाई सर अकाउंट करा दीजिए, सोशल सिक्योरिटी करा दीजिए। मैंने एक जो इसकी शेड्यूल पूरी है, जो मैं 30 दिनों की प्लान की थी, वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी हुई है, वहाँ आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई है जो यूट्यूब पे है, और इसके बाद आपको उसकी शॉर्ट्स भी हैं जो यूट्यूब पे हैं, जिसमें पूरी शेड्यूल है। कम्युनिटी पोस्ट पे भी मैं डाला हूँ, फिर भी लोग पूछ रहे हैं कि अकाउंट्स कब आएगा। ये जो 3 दिन में हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज करने हैं, देन फिर हम लोग जो है अकाउंटेंसी 3 दिन करेंगे। उसके बाद हम सोशल सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन, इंश्योरेंस एंड पॉपुलेशन पे क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग इंग्लिश भी करेंगे, मतलब जितनी भी आपकी जो भी सिलेबस है हम सब करेंगे, ठीक है ना। 3 दिन हम सब करेंगे, उसको 10 भागों में। फिर हम लोग मैथ्स स्टैट्स का भी है तो वो भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद तो ये सेकेंड डे है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज के हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब प्रीमियर हो रही है उस साथ साथ में देखिए। कल 40-50 लोग ऐसे थे जो कि देख रहे थे और साथ साथ में, और उसमें कुछ कुछ लोग थे जो बहुत अच्छा आंसर दे रहे थे। जैसे आपको एक सोनू गुप्ता जी थे, एंड उज्ज्वल शर्मा, रचना चौहान, तबस्सुम तंबोती, एंड अगर नाम में प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो तो सॉरी उसके लिए, कुरैशी, एंड वन यूजर इज बैड बॉय पांडा, वो भी बहुत अच्छा आंसर दे रहे थे। इसके बाद आपको एक अमोल जी थे, वो भी आंसर अच्छा दे रहे थे। आर्यन थे, वो भी अच्छा आंसर दे रहे थे। पी सरकार, दीप शिखा, ये सब आंसर दे रहे थे। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो। दैट्स अ वेरी गुड थिंग, दैट्स मीन्स कि आपकी प्रिपरेशन सही है, ठीक है। तो आप लाइव प्रीमियर जब हो रही थी उस समय ज्वाइन की, क्योंकि उस समय मैं आपका चैट देख रहा होता हूँ कि कौन किसका परफॉर्म कर रहा है। अगर उसमें आपको कोई क्वेरी होगी, कहीं पे कुछ समझ नहीं आएगा, तो मैं उस समय ही आपको सॉल्व कर दूंगा, जो दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो लास्ट सेकेंड टाइम आप वीडियो देख सकते हो, ट्वाइस करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। सो डे सेकेंड के हम स्टार्ट करते हैं। लैंग्वेज की एक इशू है, जो बहुत सारे लोग बोले सर हिंदी कर दीजिए, इंग्लिश कर दीजिए। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं दोनों को इंडिविजुअली हिंदी में और इंग्लिश में निकालूं। तो मैंने एक कॉमन अप्रोच डेवलप किया है, क्योंकि 3 तरह के लोग हैं। एक को चाहिए सारे कुछ हिंदी में, एक को चाहिए सब कुछ इंग्लिश में, और एक को चाहिए क्वेश्चन इंग्लिश में एंड एक्सप्लेनेशन हिंदी में, ठीक है। तो मैंने इसकी एक कंबाइंड अप्रोच निकाली है कि मैं क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में दे दिया हूँ, और आपको एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दिया हूँ फॉर इंग्लिश मीडियम, जिनको हिंदी मैं अगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ वीडियो में, वो उनको नहीं समझ में आ रही, तो उनको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पीडीएफ में, ठीक है। जो लोग को पीडीएफ में इंग्लिश में समझ नहीं आ रही है, उनके लिए मैं वीडियो में हिंदी में बोल रहा हूँ, तो उनको वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो मिक्स में ये सबको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअली इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं सबका, क्योंकि अगर ये मैं ये सब पे अगर टाइम देने लगूँ तो फिर यहाँ पे आपको क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अच्छा, एक और चीज़ है कि जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, कल तो हम बेसिक किए थे वेलफेयर पे, इंडस्ट्रियल रिलेशन पे, और छोटे छोटे जो क्वेश्चन थे। आज जो हम करने वाले हैं 9 एक्ट हैं, ठीक है। 9 एक्ट जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी, ठीक है ना, वो हम 9 एक्ट करेंगे। अब वो 9 एक्ट की जो वीडियो है, जो वेयर एक्ट, अगर किसी को इच्छा है कि हम वेयर एक्ट देख जाके इसका देखें, तो वेयर एक्ट देख सकते हैं। वो मैं labor.gov.in से वेयर एक्ट आप खुद भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैंने इसकी एक समरी बनाई है ये 9 एक्ट की, और भी कुछ बनाऊंगा मैं वीडियो, बट ये 9 एक्ट जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो हमने उसकी पूरी आपको वेयर एक्ट को
समराइज में किया है, और उसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो ये कौन कौन नौ एक्ट है जिस पे आज क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, वो है फैक्ट्री एक्ट 1948, पहला है फैक्ट्री एक्ट। फिर है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के बाद आपको है चाइल्ड लेबर एक्ट, क्या है, चाइल्ड लेबर एक्ट, ये 1986 है। आपको इसलिए भी याद रखना है, क्रोनोलॉजी पूछ देता है। इसके बाद हम लोग आज बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे, ठीक है। तो ये जिस पे यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये कब आई थी, 1947 में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। इसके बाद हम लोग आज जो क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे पेमेंट ऑन वेजेज एक्ट 1948, इस पे करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे मिनिमम वेजेज एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948। कोड ऑन वेजेज बिल भी आई है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग इसको करेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, ये करेंगे। और एक लास्ट जो हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में हम करेंगे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, है ना, अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। ये 9 एक्ट पे आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सो बी रेडी, आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, और डेली वीडियो देखिए, बैकलॉग रहेगा, एक वीडियो दूसरे वीडियो से रिलेटेड नहीं है। अगर आप नए आए हो तो अभी आप सेकंड वीडियो को देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आप हर दिन का कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर बैकलॉग रहेगा वो नहीं पूरा होती है, ठीक है ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हु इज एन एडल्सेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में एडल्सेंट को डिफाइन किया गया हुआ है, तो एडल्सेंट कौन होंगे। देखिए फैक्ट्रीज एक्ट में सेक्शन 2B, अच्छा सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बट आपको याद नहीं रखना है। इवन एक्सप्लेनेशन जो पीडीएफ है उसमें भी सेक्शन दिया हुआ है, बट उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। सेक्शन 2B ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहता है कि एडल्सेंट वो होंगे, है ना, जिनकी उम्र, है ना, जिनकी उम्र 15 वर्ष हो गया हो, है ना, 18 से कम हो, मतलब ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 18, उसको बोलेंगे एडोलसेंट। दैट मीन्स हु हैज कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज बट इज लेस देन 18 ईयर्स, ठीक है। तो ये डिफिनेशन एडोलसेंट का दिया हुआ है फैक्ट्रीज एक्ट में, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क। अब एक एडल्ट वर्कर है, वो कितना दिन कितना आवर उसको काम करना है, एक, ठीक है ना, एडल्ट वर्कर को। तो सेक्शन 51 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कहता है कि जो वयस्क वर्कर है ना, उसको एक सप्ताह में, है ना, इन अ वीक पूछा है ना, इन अ वीक, एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है ना। तो क्या करना है, मैक्सिमम 48 आवर्स काम कर सकता है। ओके, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू द प्रोविजन ऑफ वेलफेयर ऑफिसर इज नॉट करेक्ट। अब फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में सेक्शन 49 में कहता है कि होना चाहिए एक वेलफेयर ऑफिसर। अगर किसी फैक्ट्री में 500 या उससे ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं तो वहाँ पे एक होना चाहिए वेलफेयर ऑफिसर। सो द प्रोविजन इज गिवन इन द फैक्ट्रीज एक्ट, बिल्कुल दिया हुआ है, सेक्शन 49 में दिया हुआ है वेलफेयर ऑफिसर के बारे में। दिस प्रोविजन इन केस ऑफ माइंस एंड प्लांटेशन इज गिवन इन द सेंट्रल रूल ऑफ दीज 2 एक्ट्स बट नॉट इन द मेन एक्ट्स, ठीक है। माइंस और प्लांटेशन के केस में, है ना, ये प्रोविजन सेंट्रल रूल में दिया हुआ है लेकिन एक्ट में नहीं दिया हुआ, ये गलत है, क्योंकि माइन एक्ट जो है, माइन एक्ट के सेक्शन 72 में, माइन एक्ट के सेक्शन 72 में दिया हुआ है कि अगर कोई माइन में 500 या उससे अधिक वर्कर होंगे, है ना, तो उसमें आपको वेलफेयर ऑफिसर करना पड़ेगा। और अगर मान लेते हैं कि जो एम्प्लॉय होगी, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2500 से ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो आपको एक एडिशनल हर 2000, 2500 के अलावा हर 2000 पे एक एडिशनल वेलफेयर ऑफिसर करना पड़ेगा। तो ये मेन एक्ट में लिखा हुआ है, रूल्स में ऐसा नहीं है कि मेन, नॉट इन द मेन एक्ट, ऐसा नहीं है, मेन एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 72 में, ये भी सही हो गया।
फॉर फैक्ट्रीज एंड प्लांटेशन दिस प्रोविजन इज अप्लीकेबल व्हेन 500 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड। हमने बता दिया है कि फैक्ट्रीज एक्ट में ये लिखा हुआ है सेक्शन 49 में कि जहाँ पे हर वो फैक्ट्री जहाँ पे 500 या उससे अधिक लोग होंगे वहाँ पे एक होंगे वेलफेयर ऑफिसर। सो आंसर क्या हो गया आपका? नॉट करेक्ट पूछा है बी। ये एक्सप्लानेशन है। ये एक्सप्लानेशन में ये जो सेक्शन 72 है वो फैक्ट्रीज एक्ट का नहीं है, ये माइंस एक्ट का है, और ये सेक्शन 49 जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का। नाउ अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर मेजर। कौन सा कल्याणकारी उपाय नहीं है, है ना? फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में वेलफेयर मेजर कौन सा नहीं है? तो फैक्ट्रीज एक्ट में चैप्टर 5 में, अब ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है ना? चैप्टर 5 में ये दिया हुआ है वेलफेयर के बारे में। तो वहाँ जो वेलफेयर के बारे में दिया हुआ है, जैसे वॉशिंग फैसिलिटीज़ हो गई, फर्स्ट एड हो गई, तो फर्स्ट एड इज़ द वेलफेयर। इसके बाद कैंटीन वेलफेयर हो गया, क्रेज फैसिलिटी बच्चों के लिए, है ना? तो वो क्रेज फैसिलिटी। बट ड्रिंकिंग वाटर वो वेलफेयर में नहीं दिया हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर दिया हुआ है हेल्थ सेक्शन में। मतलब फैक्ट्रीज एक्ट में है ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन वेलफेयर मेजर्स में नहीं है, वो हेल्थ में है। ओके, सो आंसर क्या हो गया? ड्रिंकिंग वाटर। अब देख लीजिए इसमें और भी है, वॉशिंग फैसिलिटी, स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथिंग के लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। ये जितनी है सेक्शन 42, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारी जो है वो वेलफेयर में है, और जो ड्रिंकिंग वाटर है वो आपको हेल्थ में दी गई हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट का हो गया, अब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 पे क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन पहला है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970 द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अदर दैन चेयरमैन, चेयरमैन के अलावा, एंड द चीफ लेबर कमिश्नर शैल नॉट एक्सीड, मतलब चेयरमैन और चीफ लेबर कमिश्नर के अलावा। तो देखिए जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ाई है। अगर आपको एक्ट देखना है तो आप एक्ट जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, जो चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। इसके बाद एक होता है चीफ लेबर कमिश्नर, जो एक्स ऑफिसियो होते हैं, मतलब जो भी चीफ लेबर कमीशन होगा वो एक्स ऑफिसियो मेंबर हो जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट वो मेंबर हो जाएगा। सीएलसी जो बना वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का ये मेंबर हो जाएगा, चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, है ना? और बाकी जो मेंबर है, ठीक है ना, 11 से ज़्यादा, कम से कम 11 होना चाहिए और 17 से कम होने चाहिए, मतलब मिनिमम 11 मेंबर होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस, है ना, और 17 से कम, है ना? तो क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अदर देन चेयरमैन एंड चीफ लेबर कमिश्नर शैल नॉट एक्सीड, कितना नहीं होना चाहिए? तो 17 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मेंबर में आपको ध्यान रखना है कि जो वर्कर्स के जितने मेंबर होंगे, जो ये आप 11 या 17 हैं, वर्कर्स के और एम्प्लॉयर के दोनों के मेंबर या तो समान होंगे, नहीं तो वर्कर्स के ज़्यादा हो सकते हैं, एम्प्लॉयर के ज़्यादा नहीं होंगे। एम्प्लॉयर के ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका बोलबाला हो जाएगा, है ना? ये एक्सप्लानेशन है। अब वो जो मेंबर होंगे वो जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, 11 या 17 या 12-13 जो भी करेंगे, वो कहाँ कहाँ से होंगे? रेलवे से, कोल इंडस्ट्री से, कॉन्ट्रैक्टर्स के कुछ लोग होंगे, वर्कमैन के कुछ लोग होंगे, माइनिंग इंडस्ट्री के लोग होंगे, और गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उसको वहाँ पे नॉमिनेट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो ये सबसे पहली चीज़ है कि वो हर इस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है जहाँ पे 20 या उससे अधिक वर्कर है। तो ये 50 है, गलत हो गया। 20 या उससे अधिक वर्कमैन अगर काम करते हैं, ठीक है ना, पिछले 12 महीनों में, तो उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एप्लीकेबल है, ठीक है? तो पहला गलत हो गया। जैसे ही पहला गलत हुआ तो आपको आंसर हो गए 2 और 3। वर्क ऑफ एन इंटरमीडिएट नेचर इज परफॉर्म्ड फॉर मोर देन 120 डेज इन प्रीसीडिंग 12 मंथ। अब ये क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, है ना, जहाँ पे इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर परफॉर्म्ड होता है, ठीक है? अब इंटरमिटेंट क्या हो गया? मतलब कि कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, ठीक है? तो इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर का होगा तो वहाँ पे। लेकिन वर्क परफॉर्म्ड, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ये इंटरमिटेंट नेचर का है कि नहीं? ये इस्टेब्लिशमेंट है वो इंटरमिटेंट नेचर का है कि नहीं, वो कौन करेगा? तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। किसकी कंसल्टेशन करके? सेंट्रल बोर्ड को कंसल्ट करके ये डिसाइड करेगा, या स्टेट रहेगा तो स्टेट बोर्ड को कंसल्ट करके, और उनकी डिसीजन फाइनल होगी कि इंटरमिटेंट नेचर है, क्योंकि इंटरमिटेंट पे ही अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? अब क्या है, मान लीजिए कि
उसको इंटरमिटेंट नहीं मानेंगे। किसको इंटरमिटेंट नहीं मानेंगे? अगर एक साल में अगर उसमें 120 दिन काम हो रहा है तो उसको इंटरमिटेंट नहीं बोलेंगे। कम से कम 120 दिन अगर काम हो गया तो उसको बोलेंगे कि भाई तुम्हारा इंटरमिटेंट नहीं है, कंटिन्यूअस है, नॉन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर सीजनल होगा तो 60 दिन भी अगर काम हो रहा है तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे इंटरमिटेंट। ठीक है। 60 दिन से ज़्यादा अगर काम हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस ही मानेंगे। तो ये दोनों हमारा सही है। वर्क ऑफ सीजनल कैरेक्टर इफ परफॉर्म्ड मोर देन 60 ईयर तो उसमें भी एप्लीकेबल होगा, और 120 दिन से ज़्यादा इंटरमीडिएट नेचर का वर्क होगा, है ना, जो कंटिन्यूअस नहीं होगा लेकिन 120 दिन तो हो रही है तो उसको भी हम लोग मानेंगे। तो ये दोनों हो गया हमारा 2 और 3। अब इसका जो है ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें और अच्छे से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 द चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड कौन अपॉइंट करता है? देखो, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का स्टेट गवर्नमेंट। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 what is the minimum number of contract laborers ordinarily to be employed by a contractor so that employer must provide a canteen? कितने मेंबर होंगे कम से कम तो कैंटीन की व्यवस्था करेगा कौन? एम्प्लॉयर, है ना। कितना कॉन्ट्रैक्ट के एम्प्लॉय होंगे, कितने कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉय होंगे तो एम्प्लॉयर जो होगा वो कैंटीन का व्यवस्था करेगा। ठीक है। तो इस एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर 100 या उससे अधिक लोग एम्प्लॉयड होंगे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, तो उसको करनी होगी व्यवस्था कैंटीन की। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एक्सक्लूड्स फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। अब इसमें कॉन्ट्रैक्टर का डिफिनेशन क्या है? देखो, सेक्शन 2C में कॉन्ट्रैक्टर का डिफिनेशन दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 में। उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्टर वो होता है ना, अंडरटेक टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सप्लाई करता है। जैसे मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में या किसी एस्टेब्लिशमेंट में कुछ काम हो रहा है, ठीक है ना, चाहे कुछ भी काम हो रहा है, अगर आप सोच लीजिए कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे उस एस्टेब्लिशमेंट में, है ना, आप लेबर प्रोवाइड करते हो, है ना, जिससे उसको जो रिजल्ट है ना, अंडरटेक टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट, मतलब उसको अगर इतने सामान बनाने हैं तो उसको लेबर चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? लेबर सप्लाई करता है उसको किसी एस्टेब्लिशमेंट का वर्क कंप्लीट करने के लिए। तो पहला तो बहुत सही लग रहा है। दूसरा है, सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, है ना, बिल्कुल किसी भी वर्क के लिए एस्टेब्लिशमेंट में जो भी कोई भी वर्क होगा उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर का सप्लाई करता है। सप्लाइज गुड एंड आर्टिकल ऑफ मैन्युफैक्चरर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसका ये काम नहीं होता है कि उसमें क्या करेगा कि आपको गुड्स सामान पहुंचाएगा, ये उसका काम नहीं होता है। ठीक है ना, तो एक्सक्लूड्स फ्रॉम द डेफिनेशन ये होगा, है ना। इज अ सब कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर जो होता है उसमें जैसे मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि आप 10 जगह कॉन्ट्रैक्ट ले लिए तो आप 10 जगह एक सब कॉन्ट्रैक्टर भी कर सकते हैं कि भाई देखो ये हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर है और इसके अंदर में ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। तो कॉन्ट्रैक्टर के डेफिनेशन में ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों आ गया, तो सी हो गया हमारा आंसर। ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एक्सेप्ट ऑन ए कंप्लेन बाई और विद द प्रीवियस सैंक्शन इन राइटिंग ऑफ। अब कोई भी जो कोर्ट होगा, है ना, वो जैसे इसमें जो भी एक्ट में लिखा हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसमें खुद से संज्ञान नहीं लेगा कि खुद से जाकर के बोलेगा कि अच्छा ये नहीं कर रहा है इसको करेंगे, जब तक कि आपको शिकायत नहीं करोगे। और शिकायत में भी क्या है, ठीक है ना, आपको जो भी है ना, 3 महीने के अंदर, जिस दिन भी वो कुछ भी होता है ऑफेंस, उसके 3 महीने के अंदर आप इंस्पेक्टर को बताओगे, और इंस्पेक्टर जो होगा वो ऑन कंप्लेंट बाय और विद द प्रीवियस, कौन कंप्लेन करेगा? इंस्पेक्टर कंप्लेन करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस हो गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ जो लग रहा है आपको कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को वायोलेट कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इंस्पेक्टर की या तो इंस्पेक्टर को बोलोगे, या इंस्पेक्टर को लग रहा है वायोलेट करना तो वो कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है ना, तो कोर्ट उस पर संज्ञान लेगा। और नहीं तो आपको क्या होगा, इसमें इंस्पेक्टर के प्रायर परमिशन से कोई भी कंप्लेन कर सकता है, बट यू हैव टू टेक अ प्रायर परमिशन फ्रॉम द इंस्पेक्टर, प्रीवियस सैंक्शन। ठीक है, तो इंस्पेक्टर हो गया, ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 हाउ मेनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कंस्टिट्यूएंट
रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल बोर्ड। अब आप हम लोग पढ़े थे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में एक चेयरमैन होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, एक चीफ लेबर कमिश्नर होगा जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, और 17 से ज़्यादा मेंबर नहीं करना है और 11 से कम नहीं करना है। सो नॉट एक्सीडिंग 17 बट नॉट लेस देन 11। देखो दो बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 2 बार पूछ दिया, ठीक है ना। नॉट एक्सीडिंग 70, 17 से ज़्यादा नहीं और 11 से कम नहीं। ओके, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 अ कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू प्रोवाइड एंड मेंटेन अ कैंटीन। कैंटीन अभी हम लोग पढ़ा था कि अगर कैंटीन, इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में लिखा हुआ है कि जिस भी जहाँ भी 100 या 100 से ज़्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर में काम कर रहे होंगे वहाँ पे करनी है एक व्यवस्था कैंटीन की, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया 100 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में कौन सी प्रोविजन नहीं है? तो हमने देखा है कि कैंटीन की प्रोविजन है इसमें, है ना, 100 से ज़्यादा लोग होंगे तो कैंटीन की प्रोविजन है। यहाँ पे सफिशियंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर की भी प्रोविजन है ना, कि यहाँ पे ये वाटर की भी प्रोविजन होनी चाहिए, सफिशियंट नंबर ऑफ लैट्रिन्स होनी चाहिए, है ना, और इसके बाद यूरिनल भी होनी चाहिए, है ना, फर्स्ट एड फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, जहाँ पे भी 150 कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे कम से कम एक बॉक्स, है ना, 1 बॉक्स फॉर एट ईच, है ना। 150 कॉन्ट्रैक्ट लेबर है तो एक, अगर 300 हो गए तो 2, है ना, तो एक से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट एड फैसिलिटीज भी हैं, रेस्ट रूम की व्यवस्था करनी है, ठीक है ना। सो रेस्ट, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं या जहाँ उनको रात में रुकना पड़ रहा है काम के सिलसिले में, है ना, तो वहाँ पे उनको 3 या काम जो है सो 3 महीने से ज़्यादा चलने वाला है, या तो रात में रुकना है या काम जो है सो 3 महीने से ज़्यादा चलने वाला है, तो वहाँ पे उनको करना है व्यवस्था रेस्ट रूम का। तो ये भी प्रोविजन है। क्रेज की प्रोविजन जो है सो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में नहीं है। सो नॉट कवर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, वो क्या है? क्रेज। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। अब चेयरमैन जो है हुआ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का, वो कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है तो स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद द लेबर कमिश्नर ऑफ द स्टेट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। नहीं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं, जब चेयरमैन स्टेट गवर्नमेंट कर दिया अपॉइंट, लेबर कमिश्नर जो होगा वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया और हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है ना। तो सही आपको क्या है? द चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। द चेयरमैन इज टू बी अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है। लेबर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। लेबर कमिश्नर जो होगा स्टेट का, वो होगा आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 पे जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिया। इससे बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है और आएगी भी। तो या तो आप इतने इन्फॉर्मेशन से कर लोगे, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो शायद ही कोई कर पाएगा, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 पे क्वेश्चन करेंगे। तो द चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन सच अदर मेंबर नॉट एक्सीडिंग। अब होती है सेक्शन 5 ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट, कहता है कि होनी चाहिए एक चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। उस कमेटी में क्या क्या होंगे? एक होंगे चेयरमैन, ठीक है, और 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। मतलब मेंबर जो होंगे चेयरमैन के अलावा वो 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। और वो कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इस जो अभी जो चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसको 2016 में अमेंडमेंट करके अब अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो सीधे टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। तो ये हो गया टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। तो 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन इन विच चिल्ड्रेन आर प्रोहिबिटेड टू बी एम्प्लॉयड इज प्रोवाइडेड। अब कहाँ कहाँ काम नहीं करना है? अब देखिए चाइल्ड लेबर एक्ट में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। जैसे सेक्शन 3 में 2 पार्ट दिए हुए हैं, एक ए और एक बी। एक में वो ऑक्यूपेशन है ना, जहाँ पे काम नहीं करना है, और एक में वो प्रोसेस है जहाँ पे काम नहीं करना है। तो ये बहुत ही बड़ा आपको ये क्या कहते हैं उसको,
बहुत ही ज़्यादा आपको इसमें लेंदी है, बहुत सारी ऑक्यूपेशन दी हुई है, प्रोसेस है, तो उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कौन से ऑक्यूपेशन में काम नहीं करना है वो लिस्ट कहाँ लिखा हुआ है, पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल एन, नहीं, पार्ट बी में प्रोसेसेस के बारे में लिखा हुआ है। सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट में क्या लिखा हुआ है, ये शेड्यूल को जो पार्ट शेड्यूल 3 जो है उसमें जो ऑक्यूपेशन प्रोसेस है, सेक्शन 4 में ये पावर दिया गया है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी ऑक्यूपेशन या प्रोसेस को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है, तो सेक्टर 4 होगा नहीं। सेक्शन जो 5 है उसमें चाइल्ड लेबर एडवाइजरी कमेटी है। सो पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल अंडर द एक्ट, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, सेक्शन 3 के पार्ट ए में है ना दिया हुआ है ऑक्यूपेशन का लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन जहाँ पे चाइल्ड को वर्क नहीं करना है, ठीक है ना। पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, प्रोसेसेस जहाँ पे चाइल्ड को वर्क नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। तो ये आप जानते हो सेक्शन 5 चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी को चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के तहत कंस्टिट्यूट करना है, ठीक है ना, फॉर एडवाइजिंग गवर्नमेंट। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, कौन सा सही नहीं है। अब इसमें देखो, नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन 7 PM एंड 8 AM। कोई चाइल्ड को, सेक्शन 7 में आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क दिया हुआ है, चाइल्ड को कब कब काम करना है, तो कोई भी चाइल्ड को वह आपको 7 बजे से लेकर के मतलब रात के 7 से सुबह के 8 बजे तक काम करने की परमिशन नहीं है। बिल्कुल सही है ये। द टोटल पीरियड ऑफ वर्क इंक्लूडिंग इंटरवल फॉर रेस्ट शैल नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन 6 आवर्स। इसमें लिखा हुआ है कि हर दिन में 3 घंटे है ना काम करने हैं, है ना, और नो चाइल्ड शैल वर्क फॉर मोर देन 3 आवर्स, है ना, और उस 3 घंटे पे 1 घंटे का फॉर रेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो टोटल स्प्रेड ओवर टाइम होगा, स्प्रेड ओवर टाइम में हो गया जैसे कि आप काम के लिए जो किसी दिन में वेट कर रहे हो, जैसे आप गए आपको काम नहीं मिला, कुछ वेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो चाइल्ड मे बी परमिटेड, ओके, सो द टोटल वर्क ऑफ इंक्लूडिंग इंटरवल ऑफ रेस्ट शैल नॉट स्प्रेड ओवर मोर देन 6 आवर। 6 घंटे से ज़्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, है ना। और 3 आवर पे क्या करना है, 1 घंटे का आपको रेस्ट आवर भी देना है उनको। नो चाइल्ड शैल वर्क फॉर मोर देन 3 आवर्स बिफोर ही हैज हैड एन इंटरवल फॉर रेस्ट फॉर एटलीस्ट 1 आवर। 3 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। अगर 3 घंटे से ज़्यादा काम करने, 1 घंटे का 3 घंटे पे रेस्ट देना है। बिल्कुल ये सही है ना। अ चाइल्ड मे बी परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम मैक्सिमम फॉर 2 आवर्स इन अ डे। आपको ये बता दूं कि नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड टू परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम, तो गलत कौन सा हो गया, दिस वन इज रॉन्ग। सो सी जो होगा वो गलत होगा। ये चाइल्ड मे बी परमिटेड नहीं, चाइल्ड को फॉर परमिशन ही नहीं है ओवर टाइम करने का, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड और रिक्वायर्ड टू वर्क, नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड फॉर और परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पार्ट 3 जो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, पहले था चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, उसको बाद में क्या कर दिया गया, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 कब किया गया, 2016 में, ठीक है। तो द पार्ट 3 ऑफ द चाइल्ड, पार्ट 3 क्या डील करता है, देखो पार्ट 1 जो है जनरल सेक्शन है, पार्ट 2 जो है किस तरह के एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन को नहीं करना है, जिसमें सेक्शन 3 to 5 है। पार्ट 3 में है कि अगर काम कर रहा है तो उसमें कंडीशन ऑफ वर्क क्या होगा, और पार्ट 4 में मिसलेनियस की बात कर रहा है। तो पार्ट 3 में क्या हो जाएगा आपको, पार्ट 3 में रेगुलेशन एंड ऑफ कंडीशन ऑफ वर्क, पावर टू अमेंड शेड्यूल, आपको पता है ये सेक्शन 4 में है ना। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, है ना, ये सेक्शन 5 में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये पार्ट 3 में रेगुलेशन एंड कंडीशन ऑफ वर्क है, ये आपको पूरी दी हुई है ना, कि जनरल सेक्शन है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 3 है, जिसमें पार्ट ए पार्ट बी है, ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन अपॉइंट द इंस्पेक्टर अंडर द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1980। होती है इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट, सेक्शन 17 में लिखा हुआ है कि होती है, इंस्पेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है, और कौन करेगा, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जहां भी लिखा होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रल जो चीज़ें होंगी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट में कुछ होगा अगर, है ना, कोई इस्टेब्लिशमेंट या कोई फैक्ट स्टेट गवर्नमेंट की होगी तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, जहाँ भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये समझ लो, है ना। रेस्ट जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखी हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में तो स्टेट, लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इसका मतलब सेंटर में सेंटर
स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट। सो यहाँ पे क्या होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एज पर द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986 इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन अ चाइल्ड कैन बी एम्प्लॉयड, कहाँ पे ये कर सकता है। तो सेक्शन 3 में मैंने बता दिया था कि पार्ट ए में ऑक्यूपेशन है, तो कौन से ऑक्यूपेशन में चाइल्ड को क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर नहीं कर सकता है ना। गुड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर गुड्स और मेल्स बाई रेलवे, इसमें नहीं कर सकता है। रेस्टोरेंट में नहीं कर सकता है काम, होटल में नहीं कर, मोटेल टी शॉप पे काम बच्चों को नहीं करनी है। ठीक है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप एंड गैरेज में भी इनको वर्क नहीं करनी है ना। ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट में काम कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये देखो आपको पूरी लिखी हुई है, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, ये सारी रेस्टोरेंट होटल ये सारी जहाँ जो भी लिखी हुई है उसमें काम नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम स्प्रेड ओवर ऑफ अ डेली आवर्स ऑफ वर्क इंक्लूडिंग इंटरवल ऑफ रेस्ट टाइम स्पेंट इन वेटिंग फॉर वर्क अंडर द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट 1986। हम लोगों ने बात की थी कि आवर्स एंड सेक्शन 7 में आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क डिफाइन किया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि जो स्प्रेड ओवर का मतलब ये हो गया ना आपको, जैसे मान लेते हैं कि आप गए काम करने के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो सब मिला करके आप जब पहुंच गए वहाँ से, तब से लेकर के निकलने में 6 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपको। सो 6 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसमें आपको रेस्ट भी है। क्लियर, यह आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट 2016 में जो अमेंडमेंट की गई थी उसमें क्या सही नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या सही नहीं है वो हम देखते हैं। ऑफेंसेज अंडर द एक्ट आर मेड नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है, प्रोवाइड फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ रेस्क्यूड चाइल्ड और एडोलेसेंट, सेक्शन 14C ऐड किया गया था इसमें, और उसमें बोला गया था कि जो भी अगर मान लेते हैं कि जैसे चाइल्ड या एडोलेसेंट होगा वो एम्प्लॉयड होगा और इस प्रोविज़न जो इस एक्ट के प्रोविज़न है उसको कॉन्ट्रावेंट करेगा, है ना, तो उसको रेस्क्यू करना है और उसको रिहैबिलिटेट करना है ना। उसको रेस्क्यू करके मान लीजिए किसी को बच्चे को ले जा करके आप काम करवा रहे हैं और इस प्रोविज़न में जैसे कि उस ऑक्यूपेशन में करा रहे हैं जो यहाँ पे वर्जित है ना, जिसमें नहीं करना है, तो उसको क्या होगा, रिहैबिलिटेट, रेस्क्यू करके रिहैबिलिटेट कराना है। तो ये प्रोवाइड्स ऑफ रिहैबिलिटेशन ऑफ रेस्क्यूड चाइल्ड और एडोलेसेंट बिल्कुल सही है, ये आपको अमेंडमेंट की गई थी। इसके बाद क्या है, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड टू बी सिक्योर्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। बिल्कुल, सेक्शन 17B में ये लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जहाँ भी ऐसे बच्चे काम कर रहे हैं, है ना, या जो भी हजार्डस ऑक्यूपेशन है वहाँ पे जा करके मतलब इंटरवल पे जा करके मॉनिटर करना चाहिए कि भाई ये इस एक्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये भी सही है, ये भी ऐड किया गया था। ऑफेंसेज कमिटेड बाय एन एम्प्लॉयर पनिशेबल अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट आर मेड कॉग्निजेबल। अब देखो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई सेक्शन 3 में जो काम है ना, सेक्शन 3 में क्या है, ऑक्यूपेशन, कौन कौन सा ऑक्यूपेशन इसमें चाइल्ड को नहीं काम करना है और कौन कौन से प्रोसेसेस है जहाँ पे चाइल्ड को नहीं काम करना है। तो क्या ये कॉग्निजेबल है, ये आपको पहले ये करना है। तो इसमें क्या है, 14A में है क्या कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर 1973 के तहत कोई भी ऑफेंस अगर एम्प्लॉयर कर रहा है सेक्शन 3 या सेक्शन 3A के, तो वो हो जाएगा कॉग्निजेबल। तो ये कॉग्निजेबल बना दिया गया है। ठीक है, ऑफेंस अंडर द एक्ट आर मेड नॉन कंपाउंडेबल, कोई छूट नहीं मिल सकती है ना, ये गलत है। इसमें है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना, मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्यूज पर्सन, अगर कोई एक्यूज पर्सन है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन देगा, तो वो किसी ऑफेंस को पहली बार अगर कर रहा है तो उसको कंपाउंड कर सकता है। ठीक है, क्लियर, तो ये कर सकता है, नॉन कंपाउंडेबल नहीं है, ये है थोड़ी सी छूट दी गई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है, कॉग्निजेबल, रिहैबिलिटेड, है ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन अब हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पे सारे क्वेश्चंस हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 पे क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। तो इसमें है टर्म है क्लोजर, बंदी, वर्कमैन, स्ट्राइक, लॉकआउट, ये सब डिफाइन किया गया हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। नाउ व्हाट इज क्लोजर, क्लोजर जो है वो सेक्शन 2CC में डिफाइन किया गया हुआ है। आप देख लीजिए सेक्शन पूछता नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है ना। लॉकआउट सेक्शन 12 में दिया गया हुआ है, मैं तो बस ऐसे ही बता दे रहा हूँ, है ना। ये सेक्शन 2Q में दिया हुआ है,
और वर्कमैन सेक्शन 2S में दिया हुआ है, डिफाइन किया गया इनको। अब क्लोजर क्या होता है? किसी भी जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको परमानेंट बंद करना एक क्लोजर है, या उसके किसी पार्ट को परमानेंटली बंद करना क्लोजर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सही है, तो ए का 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है लॉकआउट। क्या होता है? लॉकआउट होता है कि टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, या काम को सस्पेंड करना, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या होगा, क्या हो जाएगा? डी का आपको क्या हो जाएगा? टेम्पररी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क प्लेस बाय द मैनेजमेंट। एम्प्लॉयर क्या करेगा? कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देगा वर्क को, या कुछ दिन टेम्पररी क्लोज कर देगा। स्ट्राइक क्या हो गया? स्ट्राइक मतलब होता है सेशन ऑफ वर्क, मतलब काम बंद करना, एम्प्लॉय के द्वारा काम बंद करना, सिंपल लैंग्वेज में स्ट्राइक है। और वर्कमैन है एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू, चाहे स्किल लेबर हो, अनस्किल्ड हो, या मैनुअल वर्क करता हो, उसको बोलेंगे वर्कमैन। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। अब कंट्रोल्ड नियंत्रित उद्योग, अब इसमें आप समझ लीजिए कि सेक्शन 2EE ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कहता है कि कंट्रोल्ड इंडस्ट्री मीन्स एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय एन सेंट्रल एक्ट। जैसे मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री पे जो कंट्रोल है वो सेंट्रल एक्ट के द्वारा पब्लिक इंटरेस्ट में बोला कि इस पर हमारा कंट्रोल है ना, यूनियन का। ठीक है, सो एनी कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा कि भैया ये हम अपने अंदर ले रहे हैं, अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, है ना, किसी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्ट निकालना पड़ेगा। तो किसी सेंट्रल एक्ट से किसी पब्लिक इंटरेस्ट में किसी इंडस्ट्री को अपने नियंत्रण में लेना, दैट्स अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। सेक्शन 2EE ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है, ऑब्जर्व दैट इंडस्ट्रियल पीस विल बी मोस्ट इंड्यूरिंग वेयर इट इज फाउंडेड ऑन वॉलेंट्री सेटलमेंट। अब ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल पीस है वहाँ पे अगर वॉलेंट्री सेटलमेंट होती है ना, जैसे निगोशिएशन करके अगर होती है, तो वो सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या किया गया था? वॉलेंट्री सेटलमेंट के लिए क्या बनाया गया था? अब आप समझ लीजिए, ये आपको लेबर की साइट पे, दिल्ली गवर्नमेंट पे, CLC की साइट पे ये लाइन लिखी हुई है कि इंडस्ट्रियल पीस विल बी मोस्ट इंड्यूरिंग वेयर इट इज फाउंडेड ऑन वॉलेंट्री सेटलमेंट, और इसके लिए बनाई गई थी वर्क कमेटी। ठीक है, वर्क कमेटी। तो वर्क कमेटी क्या था उसमें कि जितने भी 100, ठीक है ना, हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 100 से ज़्यादा, 100 या उससे अधिक लोग हैं, है ना, तो वहाँ पे एक बनाना था वर्क कमेटी। ठीक है, तो वर्क कमेटी में एम्प्लॉय के लोग होंगे, एम्प्लॉयर के लोग हैं, और खुद से सेटल कर लेंगे सब कुछ। लेबर कोर्ट या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी या कॉन्सिलेशन के किसी को बुलाने की थर्ड पर्सन को जरूरत है नहीं, सीधे। तो ये सबसे बढ़िया ये हो जाएगा। ये आपको CLC के साइट पे दी हुई है, ये आपको ये पूरी लाइन जो दी हुई है वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है? अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द एवरेज पे फॉर मंथली पेड वर्कमैन मीन्स द एवरेज ऑफ द। अब देखो सेक्शन 2AA में ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है ना, 2AA है ना, इसमें एवरेज पे है, मतलब एवरेज ऑफ द वेजेज पेबल टू, कितना पैसा देना है उसका वेज का एवरेज। तो मंथली अगर होगा तो 3 कंप्लीट महीने का एवरेज होगा, है ना। इन द केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन 3 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ, है ना। सो वेज पेएबल इन 3 कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ प्रेसिडिंग द डेट ऑन विच द एवरेज पे बिकम्स पेएबल, है ना। 3 महीने जिस तारीख को पैसा देना है उसके 3 महीने पहले, है ना, तक के का औसत जो होगा वो होगा एवरेज पे। आप समझ गए? मतलब अगर आपको अप्रैल में पैसा देना है एवरेज पे, तो क्या हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च में जितने पैसे मिले हैं उसका एवरेज। क्लियर? सो ये आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें अगर वीकली होगा, वीकली अगर किसी को दे रहे हैं तो वीकली देना है, जैसे आज पैसा देना है तो पिछले एवरेज पे देना है, तो 4 वीक में जितने पैसे होंगे उसका एवरेज करके देंगे। अगर मान लीजिए कि डेली पेड वर्कर होगा, है ना, तो 12 दिन पहले जो भी 12 दिन तक जो पैसा दिए हो, 13वें दिन पैसा देना है, तो एवरेज पे बोल रहा है, तो 12 दिन पीछे 12 दिन में, जैसे आज की एवरेज पे की अगर बात करते हैं तो पिछले 12 दिन में जितना दिया है उसको एवरेज निकालेंगे, वही पैसा एवरेज पे होगा। होप आपको समझ में आ गया, डेली, वीकली और मंथली। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम पीरियड
within which the grievance redressal committee constituted under the provision of the Industrial Dispute Act 1947 is to complete its proceeding on receipt of a written application by or on behalf of aggrieved party। मान लेते हैं कि होती है कंप्लेन, होती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, और वो कंप्लेन जो होती है वो रिटन एप्लीकेशन दी जाती है जिसको एग्रीड पार्टी, मतलब जिसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वो कितने दिन के अंदर में उसको सॉल्व करना है। तो सेक्शन 9C कहता है सेटिंग अप ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी, और ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी होगा वो उसको प्रोसीडिंग करने पड़ेंगे 30 दिन के अंदर में। जब जिस दिन उनको रिसिप्ट में रिटर्न में आपको मिलेगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी, रिटर्न एप्लीकेशन, या रिटर्न एप्लीकेशन कौन एग्रीड पार्टी करेगा या उसके बिहाफ में कौन कोई करेगा, तो 30 दिन के अंदर उनको सॉल्व करके देना है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ना। पहला क्या है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज कंस्टिट्यूटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये बिल्कुल सही है। कॉन्सलेशन ऑफिसर ऑफ कॉन्सलेटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल। अगर कॉन्सलेशन ऑफिसर या कुछ भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कॉन्सलेटिंग करने के लिए, सुलह करने के लिए अगर कोई बनाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी। अ बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 2 or 4 मेंबर्स एज द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक्स फिट, ये भी सही है ना। बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन जो होगा वहाँ पे एक चेयरमैन होगा, 2 या 4 मेंबर होंगे, जितना गवर्नमेंट को लगे, 2, 3, 4 जितना भी होगा वो गवर्नमेंट जो चाहेगा। द नेशनल ट्रिब्यूनल इज कंस्टिट्यूटेड बाय बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, नेशनल ट्रिब्यूनल जो होगा वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होगा, क्योंकि नेशनल ट्रिब्यूनल सेक्शन 7B में लिखा हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट कंस्टिट्यूट एक या एक से ज़्यादा नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये हमारा सी नॉट करेक्ट सी हो गया। अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आपको एक्ट देखने हैं तो आप इसकी वीडियो पूरी देख सकते हैं, वहाँ पे पूरी डिटेल में ये सब पढ़ाई गई है। अगला क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 व्हाट इज द टाइम पीरियड विद इन विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हैज़ टू पब्लिश द अवार्ड ऑफ अ लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सेम। अब क्या है इसमें है कि जैसे मान लीजिए कोई लेबर कोर्ट, अवार्ड का मतलब क्या हो गया कि कोई फैसला दे दिया, या कोई इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल, है ना, ये अगर कोई फैसला दे दिया तो फैसला कैसे होगा, अगर मान लीजिए कुछ फैसला देता है तो लागू कैसे होगा, उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिकेशन करनी होती है कि ये अवार्ड दिया गया है, मतलब ये फैसला दिया गया है। तो कितने दिन के अंदर में करना पड़ेगा, ये है क्या, तो क्या है कि सेक्शन 17 में लिखा हुआ है कि आईडीए एक्ट 1947 सेक्शन 17 में लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ठीक है। तो हर रिपोर्ट जो बोर्ड या कोर्ट देती है ना, या कोई अवार्ड जो लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल देता है, उसको विद इन 30 डेज, जिस दिन उसको रिसिप्ट मिलता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि ये फैसला है ना, उसको क्या करेगा, पब्लिश करना होता है 30 दिन के अंदर में। बिना पब्लिश किए हुए कैसे पता चलेगा लोगों को। अगला क्वेश्चन है अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी रिट्रेंचमेंट। अब रिट्रेंचमेंट क्या है, सेक्शन 200 ये रिट्रेंचमेंट को डिफाइन किया गया है। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी एम्प्लॉयर द्वारा, है ना, किसी वर्कमैन की सर्विस को टर्मिनेट कर देना किसी रीजन से, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, है ना, तब तो कोई बात ही नहीं है, पनिश के तहत पे तब तो कोई बात नहीं है ना। लेकिन डिसिप्लिनरी एक्शन होगा तब अगर किसी एम्प्लॉय को हटा रहा है तो कोई इशू नहीं है, छटनी, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए रिटायरमेंट हो गया वर्कमैन का, है ना, या सुपर एनुएशन हो गया। अच्छा, रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन में अंतर है। रिटायरमेंट वॉलंटरी भी हो सकती है, सुपर एनुएशन होता है जबकि 60 वर्ष तक आपको, जैसे गवर्नमेंट में है 60 ईयर्स तक कोई अगर जॉब करनी है तो 60 ईयर्स जैसे ही पूरा होगा तो आप बाय डिफॉल्ट रिटायर हो जाओगे, दैट्स अ सुपर एनुएशन। रिटायरमेंट होती है क्या, वॉलंटरी भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद अगर जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है, 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तब अगर हटा रहा है तो कोई इशू नहीं है। वॉलंटरी रिटायरमेंट हो रही है, खुद से ले रहे हैं, कोई इशू नहीं है। सुपर एनुएशन हो रहा है तो उसको रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे। इसके बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का बना हुआ है, 4 साल पूरा होने पर हटा रहे हैं तो उसको भी रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे, है ना। अगर मान लेते हैं सर्विस इस कारण से कि जो काम वो कर रहा है वो काम करने में उसकी हेल्थ जो है सही नहीं है, वो काम नहीं कर पाता है, तब अगर हटा रहा है वो भी रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। बाकी कोई भी कंडीशन होगा तो उसको बोलेंगे रिट्रेंचमेंट। सो वॉलंटरी रिटायरमेंट होगा तो उसको रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है।
टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कमैन अदरवाइज देन अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय अ वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन ऑन द ग्राउंड ऑफ इल हेल्थ, ये भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसको भी रिट्रेंचमेंट नहीं बोलेंगे। टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ ए वर्कमैन एज ए रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन कंसर्न इन इट्स एक्सपायरी, एक्सपायरी हो गया जिसके कारण, तो ये भी रिट्रेंचमेंट नहीं होगा। तो रिट्रेंचमेंट कब क्या होगा? टर्मिनेशन अनुशासनिक कार्रवाई के द्वारा दिए गए दंड के अलावा किसी कर्मकार की सेवा के साथ। मान लीजिए कि आप डिसिप्लिन एक्ट में कुछ पनिशमेंट दे दिया और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसको हटा रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपको रिट्रेंचमेंट माना जाएगा, ठीक है। ये देख लो, रिट्रेंचमेंट मीन्स द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ ए वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसएवर अदरवाइज देन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन बट डज नॉट इंक्लूड। कौन कौन सा इंक्लूड नहीं है वो आपको इसमें है ना। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 what is the time period within which if no communication has been received by an employer in response to his application to the appropriate government for retrenchment of workman then it will be deemed the permission of retrenchment has been granted। सेक्शन 25N कहता है कि आपको रिट्रेंचमेंट किसी वर्कमैन को करना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से, जो भी अथॉरिटी होगा, है ना, उससे आपको ये परमिशन लेनी पड़ेगी। अब आपने मान लीजिए किसी को हटाने के लिए, छटनी करने के लिए आपने परमिशन मांगा, है ना, लेकिन अगर 60 दिन हो गया और आप एप्लीकेशन दिए उससे 60 दिन हो गए और आपको कुछ पता नहीं चला, है ना, तो 60 दिन के बाद आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो आफ्टर 16 डेज ऐसा माना जाएगा कि आपको रिट्रेंचमेंट की परमिशन मिल गई, अगर 60 दिन में आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है तो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म प्रोटेक्टेड वर्कमैन ये किस एक्ट में लिखा हुआ है? सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 33 में लिखा हुआ है कि हर इस्टेब्लिशमेंट में, है ना, कुछ वर्कमैन को प्रोटेक्टेड वर्कमैन की तरह रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। 1% हो सकता है ना, टोटल क्या करते हैं, टोटल वर्कमैन है, मतलब 10 लोग हैं तो उसके 100 लोग हैं तो एक लोग, मतलब जितने एम्प्लॉई होंगे, वर्कमैन होंगे, उसके 1% को प्रोटेक्टेड वर्कमैन रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। मिनिमम 5 होने चाहिए, मिनिमम 5 मतलब 100 भी है तो अब भी 5, है ना, और अगर 600 है तो 6 हो जाएंगे फिर, है ना, तो मिनिमम 5 और 1% आप कर सकते हो, है ना, प्रोटेक्टेड वर्कमैन, और मैक्सिमम 100, मतलब मिनिमम 5 लोगों को और मैक्सिमम 100 लोगों को प्रोटेक्टेड वर्कमैन रख सकते हो। ये कहाँ लिखा हुआ है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जिसको हटा नहीं सकते हो जल्दी, है ना, तो ऐसे कुछ लोग होने चाहिए जिनका प्रोटेक्टेड वर्कमैन हो, जिनको आप जल्दी हटा नहीं सकते हो। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन दैट अ स्ट्राइक इज लीगल अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सेक्शन 24 में इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में बात किया गया है। सो अ स्ट्राइक डिक्लेयर्ड ऑन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन इलीगल लॉकआउट, मतलब कौन सा स्ट्राइक है ना, जो लीगल माना गया है। जैसे मान लीजिए कि लॉकआउट हो गया, लॉकआउट का मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयर ने बोला कि हम काम नहीं करेंगे, हम बंद कर दिए किसी पार्ट को, तो उस कारण से आप अगर कर रहे हो ना, उस कारण से लॉकआउट डिक्लेयर कर दिया गया, है ना, ठीक है। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, कंपनी के किसी पार्ट को या कंपनी को कुछ दिन के लिए वर्क को सस्पेंड कर दिया, तो वर्क को अगर सस्पेंड कर देगा तो उसके कारण अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो तो उसको हम लोग इलीगल स्ट्राइक नहीं मारेंगे। सो स्ट्राइक डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलीगल लॉकआउट, लॉकआउट इलीगल है ना, तो वो हो गया हमारा, ये सही हो गया। तो ये तो आंसर हो गया। अ स्ट्राइक डिक्लेयर ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग बिफोर अ बोर्ड एंड 7 डेज आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग, ठीक है ना, तो ये जो होगा इसको आप इलीगल बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि कंसोलिडेशन प्रोसेस, सुलह प्रोसेस चल ही रही है ना, और आप हड़ताल कर दिए तो वो इलीगल हो जाएगा। अ स्ट्राइक डिक्लेयर ड्यूरिंग एनी पीरियड इन विच सेटलमेंट और अवार्ड इज इन ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कवर्ड बाय द सेटलमेंट और अवार्ड, कोई आप इसका चल रहा है ना, कहीं पे जो अवार्ड होने वाला है, जैसे मतलब कोई फैसला आने वाला है कोर्ट में और आप स्ट्राइक कर दिए तो वो भी आपको इलीगल स्ट्राइक हो जाएगा। अ स्ट्राइक डिक्लेयर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, लेबर कोर्ट्स में पेंडेंसी है या ट्रिब्यूनल में है और तब आप कोई भी मैटर है उस मैटर के लिए आप स्ट्राइक कर रहे हो तो वो इलीगल स्ट्राइक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉकआउट अगर हो रहा है, अगर परमिशन से लॉकआउट हो रहा है, किसी पार्ट को बंद किया जा रहा है तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, दैट्स अ इलीगल स्ट्राइक। लेकिन अगर स्ट्राइक इलीगल लॉकआउट के कारण होगा, ठीक है ना, तो उसको इलीगल नहीं बोलेंगे। मतलब कि जानबूझ के एम्प्लॉयर जो है सो बंद कर रहा है बिना किसी परमिशन के, बिना किसी कारण से, तो उसको इलीगल लॉकआउट बोलेंगे, है ना, तो उसमें आप स्ट्राइक कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एन इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट
or of any question relating thereto by any labor court, industrial tribunal or national tribunal and includes an arbitration award made under section 10A can be termed as। उसको क्या बोलेंगे? देखो इसमें क्या है, सेक्शन 2B में ये डिफाइन किया गया हुआ है कि अवार्ड क्या होता है। अवार्ड होता है, क्या होता है, किसी औद्योगिक विवाद का अंतरिम या अंतिम निर्धारण, है ना, किसके द्वारा, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के द्वारा जो फैसला होता है उसको बोलते हैं अवार्ड। तो ये आंसर क्या होगा, अवार्ड। बाकी सेक्शन ऑप्शन इसमें ध्यान देने नहीं है, ठीक है। हालांकि ये पूरी डिफिनेशन आपको सेक्शन 2B से ली गई है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन इज अ स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मोड ऑफ अ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। देखो स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज क्या हो गया, जैसे जिस चीज़ के बारे में किसी एक्ट में लिखी हुई है उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वहाँ पे सेक्शन 10A में वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। सो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होती है और एम्प्लॉयर और वर्कमैन चाहते हैं कि इसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व करें, है ना, कि आर्बिट्रेशन को भेजे, तो वो किसी भी समय कोर्ट जाने से पहले, है ना, वो क्या करते हैं, वो डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में भेज सकते हैं। तो ये स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज है, मतलब ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द जुडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट। अंडर द लेबर कोर्ट के जुडिक्शन में क्या नहीं आता है। सेक्शन 7 में लेबर कोर्ट के बाद में बताया गया हुआ है और सेकेंड शेड्यूल में बताया हुआ है कि कौन कौन सा नहीं आएगा, ठीक है। तो लेबर कोर्ट कौन करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, एक या एक से अधिक लेबर कोर्ट कर सकता है किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के फैसले के लिए, है ना। कौन से मैटर के लिए, जो सेकेंड शेड्यूल में है। अब सेकेंड शेड्यूल में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। द प्रोप्राइटी और लीगलिटी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर। कोई ऐसा ऑर्डर एम्प्लॉयर पास कर दिया गया, वो लीगल है कि नहीं, उसने कुछ भी लिख दिया कि आज से ये नहीं मिलेगा, है ना, तो उसके जो एम्प्लॉयर के ऑर्डर होगा उस पर, उसकी लीगलिटी पे लेबर कोर्ट फैसला, मतलब लेबर कोर्ट में जा सकते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग, कोई ऑर्डर है उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो। इसके बाद डिस्चार्ज और डिसमिसल ऑफ वर्कमैन इंक्लूडिंग रीइंस्टेटमेंट ऑफ और ग्रांट ऑफ रिलीफ टू वर्कमैन। वर्कमैन को अगर डिसमिस किया गया है रॉन्गफुली तो उसको रिलीफ देने के लिए, है ना, या उसको फिर से बहाल करने के लिए, उसको डिसमिस करने के लिए, है ना, तो ये भी आपको ये काम करेगा। या कोई कंसेशन या प्रिविलेज है उसको विड्रॉ करने के लिए, है ना, स्ट्राइक या लॉकआउट इलीगल है कि नहीं उसकी डिसाइड करने के लिए। बाकी ठीक है ना, बहुत और सारे मैटर जो थर्ड शेड्यूल में नहीं, तो आप इतना याद रख सकते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर बिल्कुल करेगा, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग स्ट्राइक, है ना, और ऑर्डर पास्ड बाय द एम्प्लॉयर ये होगा, और रीइंस्टेटमेंट हुआ तो ये कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ प्रोडक्शन का जो लॉस हुआ है स्ट्राइक के दौरान में उस पर ये फैसला नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारा बी हो गया, नॉट कम अंडर द जुडिक्शन ऑफ लेबर कोर्ट। अगला क्वेश्चन है कि जो आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रेट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ ले ऑफ अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अगर मान लीजिए किसी को आप हटा रहे हो, ले ऑफ कर रहे हो, है ना, तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर मान लीजिए कोई परमिशन भी ले रहा है तब भी पैसे मिलेंगे। कितना पैसा मिलेगा, है ना, 50% ऑफ द टोटल ऑफ द बेसिक वेज, 50% ऑफ बेसिक वेज प्लस DA उसको देना पड़ेगा, है ना, कोई भी वर्कमैन को अगर आप ले ऑफ कर रहे हो तो, ठीक है, ठीक है, जो 1 साल कम से कम सर्विस किया है, क्लियर। ये आपको राइट ऑफ वर्कमैन लेड ऑफ फॉर कंपनसेशन, उसको पैसे देने होंगे। अब अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 टेम्पररी क्लोजिंग डाउन एंड परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रिस्पेक्टिवली। ये हम लोग पढ़े हैं कि क्लोजर होता है परमानेंटली क्लोजिंग डाउन और लॉकआउट जो होता है वो टेम्पररी क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्क। अब स्ट्राइक क्या होता है आपको पता है, सेशन ऑफ वर्क, है ना, तो ये सारे हो गए। और ले ऑफ क्या होता है, रिफ्यूजल और इनेबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर, है ना, कि वो बोलेगा कि भाई हम तुमको काम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे कोल की शॉर्टेज हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो जाए, या अब प्रोडक्शन बंद करेंगे हम क्योंकि हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया है, या मशीन ब्रेक डाउन हो गया, तो वो बोलेगा वर्कमैन को कि भैया अब हम आपको काम नहीं दे सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ले ऑफ, ठीक है। ये आपको सारी डिफाइन की गई है। अगला क्वेश्चन है टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट द प्रोविजन ऑफ ले ऑफ अंडर चैप्टर 5B ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आर नॉट, कहाँ पे ले ऑफ जो है एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो
3 जगह नहीं है, फैक्ट्री में नहीं है, फैक्ट्री में ले ऑफ नहीं होगा, और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, इसमें क्या है कि ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर जो होगा 5B में दिया हुआ है, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर किस किस के लिए, कौन कौन से इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन, फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन। इसमें नॉट इंक्लूडेड में होटल आएगा, है ना। किस प्रकार के प्रतिष्ठानों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अध्याय 5B के अंतर आने वाले कामबंदी उपबंध लागू नहीं होते हैं, वो है प्लांटेशन, माइंस एंड फैक्ट्रीज। ये आपको फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वाला, माइन एक्ट 1952 वाला, और प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 वाला, ठीक है। अब क्या है, एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एन एम्प्लॉयर कैन नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ सर्विस स्पेसिफाइड इन 4th शेड्यूल ऑफ द एक्ट विदाउट गिविंग नोटिस एंड विद इन। अब ये 4th शेड्यूल अगर आपको याद नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है कि अगर एम्प्लॉयर को कुछ भी चेंज करना होगा सर्विस की कंडीशन में जो वर्कमैन पे लागू होता है, ठीक है ना, तो उसमें आपको क्या होगा, उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा कम से कम 21 दिन पहले, तभी आप चेंज कर सकते हो। मतलब 21 दिन की नोटिस दे करके ही आप उसको चेंज कर सकते हो। ये आपको आंसर हो गया और ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला है कि अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेज्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स। ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर्स क्या नहीं कर सकता है। अब देखो ट्रेड यूनियन एक्ट, देखो स्टॉपेज ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, अगर एनुअल इंक्रीमेंट को स्टॉप कर दिया वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का काम हो सकता है। प्रमोशन डिनाई कर रहा है वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। प्रोवेशनर को डिस्चार्ज कर दिया है ना, प्रोवेशनर जब आप जॉब करेंगे तो आपको साल 2 साल प्रोवेशन पीरियड में रखा जाता है, देखा जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो कि नहीं, है ना। लेकिन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत नहीं आता है। ये सब तो डिस्प्यूट है ना, लेकिन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन ये आता है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के तहत। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड यूनियन एक्ट। बाकी जो इशू है, अगर आपका वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिया, 3% जो बढ़ती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो रोक लगा दिया, तो आप इसको डिस्प्यूट मान सकते हो, है ना। इस टाइप की अगर इंक्रीमेंट कुछ है तो, प्रमोशन को आपको डिनाई कर दिया तब भी, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द स्कीम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा सही नहीं है। अब क्या है, द एक्ट पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू क्लोज एन इंडस्ट्री कवर्ड बाई चैप्टर 5B ऑफ द एक्ट। बिल्कुल, किसी आप एक्ट इसलिए तो बनाया गया है कि कहीं भी आप कुछ भी क्लोज कर दिए बिना पूछे समझे तो वो नहीं कर सकते हो। अंडर द एक्ट ए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ अ वर्कमैन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विदाउट द सपोर्ट ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कर। गलत बात है। अगर मान लीजिए किसी वर्कमैन को डिसमिस कर देंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है ही, है ना। तो ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये गलत है। तो नॉट पूछ रहा है तो यही आंसर हो गया। बाकी हम लोग पढ़ लेते हैं। द मेन एम ऑफ द एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्री। बिल्कुल, इसका एम ही है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको सेटल करना। द एक्ट मेक्स प्रोविजन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक। बिल्कुल, इलीगल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, इलीगल लॉकआउट नहीं होनी चाहिए, है ना। स्ट्राइक कौन करते हैं, एम्प्लॉई। लॉकआउट कौन करता है, एम्प्लॉयर, ठीक है। तो दोनों इलीगल नहीं होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस डज नॉट क्वालिफाई एज ए स्ट्राइक, है ना। कौन सा स्ट्राइक क्वालिफाई एज ए स्ट्राइक क्वालिफाई नहीं करेगा। सेक्शन 2Q में, सेक्शन 2Q में बात किया गया है स्ट्राइक के बारे में। अब स्ट्राइक जो है सो बहुत तरह हो सकते हैं। हंगर हो सकते हैं, इकोनॉमिक स्ट्राइक हो सकते हैं, सिंपैथी स्ट्राइक, वाइल्ड कैट स्ट्राइक, सिट डाउन स्ट्राइक, गो स्लो। हम लोग कल बात भी किए थे गो स्लो स्ट्राइक का बारे में, वाइल्ड कैट स्ट्राइक भी बात किए थे। गो स्लो डाउन प्रोडक्शन हो गया, और ये स्लो डाउन प्रोडक्शन हो गया। टूल डाउन हो गया कि आपको जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो काम करना बंद कर दिए, टूल आप रख दिए, है ना, दैट्स अ टूल डाउन, है ना। पेन डाउन हो गया कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो एकदम पेन डाउन, मतलब कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, है ना, ठीक है, कोई साइन वाइन कुछ भी आप नहीं करना है ना उसको। स्टेन जो होता है वो होता है, स्टेन आपको होता है कि स्लो डाउन या स्टॉपेज ऑफ वर्क, है ना, प्रेशर लाने के लिए आप काम कम कर दिए, है ना, ठीक है ना, कम काम कर दिए, ठीक है ना, तो वो हो गया स्टेन। तो पूछ रहा है कि स्ट्राइक कौन सा नहीं होगा इसमें। तो इसमें गो स्लो जो है सो स्ट्राइक नहीं माना जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से सीजन स्ट्राइक इसमें जो डिफाइन किया गया 2Q में, सेशन ऑफ वर्क, मतलब पूरी वर्क को कंप्लीट कर देना। तो गो स्लो में तो प्रोडक्शन को कम करना है ना, तो वो स्ट्राइक इसमें नहीं है। टूल डाउन में क्या होगा कि आप काम ही नहीं कर रहे हो, पेन डाउन में भी काम नहीं कर रहे हो, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हो, स्टेन में स्टॉपेज ऑफ वर्क, प्रेशर लाने के लिए, है ना। ये एक्सप्लेनेशन है, ये टाइप्स ऑफ स्ट्राइक है।
अगला क्वेश्चन है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट चैप्टर 5B ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अप्लाई, कि कहाँ पे अप्लाई होती है? ये होती है अप्लाई एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय नॉट लेस देन 100 वर्कर। एप्लीकेशन चैप्टर 5B का होगा जहाँ पे 100 वर्कर्स या उससे कम नहीं होगा। ये सेक्शन 25K में लिखा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्राइक एंड लॉकआउट इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में सेक्शन 22 में दिया गया हुआ है कि नो पर्सन एम्प्लॉयड इन अ पब्लिक, अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में कोई एम्प्लॉय है तो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता है बिना एम्प्लॉयर को नोटिस दिए हुए, कि स्ट्राइक का नोटिस दिए हुए, ठीक है ना, विद इन 6 वीक स्ट्राइक बिफोर स्ट्राइकिंग से 6 वीक पहले। तो नोटिस रिगार्डिंग स्ट्राइक एंड लॉकआउट नीड्स टू बी गिवन विद इन 8 वीक्स लिखा हुआ है, तो गलत हो गया यही, है ना, विद इन 6 वीक होगा, तो आंसर हमारा यही हो गया। अगर कोई कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग हो रही है, पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलेशन मतलब सुलह की प्रोसेस चल रही है, ठीक है, और जब वो कंक्लूजन हो जाएगा उसके 7 दिन तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्राइक एंड लॉकआउट नॉट परमिशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी कॉन्सिलेशन, और उसके 7 दिन बाद तक भी नहीं कर सकते हैं, ये सही है। एम्प्लॉयर सेल सेंड इंटीमेशन ऑफ लॉकआउट ऑन द डे ऑन विच इट इज डिक्लेयर्ड टू अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाई अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है। नो एम्प्लॉयर सेल लॉकआउट एनी ऑफ हिज वर्कमैन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ लॉकआउट स्पेसिफाइड इन नोटिस ऑफ लॉकआउट, ठीक है ना, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी हो गया, तो पहले ही हम लोगों ने देख लिया था। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब ग्रीवांस रिड्रेसल कमिटी में है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो होगा शैल नॉट एक्सीड मोर देन 6, ये 9C में है कि जहाँ भी 20 या उससे अधिक वर्कमैन होगा तो एक बनाई जाएगी ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, वहाँ पे मेंबर एम्प्लॉयर के भी होंगे इक्वल और वर्कमैन के भी होंगे, ठीक है। और चेयरमैन जो होगा वो रोटेशन बेसिस पे, कभी वर्कमैन वाले होंगे चेयरमैन और कभी एम्प्लॉय वाले होंगे, एम्प्लॉयर वाले, तो 6 से ज़्यादा इसमें मेंबर नहीं है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडजुडिकेटरी बॉडी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में क्या क्या दिया हुआ है सो देख लीजिए। ऑथोरिटीज कौन कौन है? वर्क कमेटी है, ठीक है, इसके बाद कॉन्सलेशन ऑफिसर है, इसके बाद बोर्ड ऑफ कॉन्सलेशन है, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी है, लेबर कोर्ट है, ट्राइब्यूनल्स है और नेशनल ट्राइब्यूनल्स है। अब आप इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं है, तो जो अथॉरिटी है वो लेबर कोर्ट तो होगा, ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होगा और ये नेशनल ट्रिब्यूनल होगा। तो ये सब तो एडजुडिकेटरी बॉडी है ना, लेकिन अथॉरिटी ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, बट कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज नॉट अ एडजुडिकेटरी बॉडी, है ना, ये इंक्वायरी करने के लिए है, ना कि कोई फैसला देने के लिए है। सो आंसर क्या हो जाएगा? बाकी लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल ये सब फैसला दे सकता है, सो एडजुडिकेटरी हो गया, है ना, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 within which time period from the publication of an award of an industrial dispute to which the appropriate government is a party, the appropriate government shall make an order rejecting and modifying the award। देखिए सेक्शन 17A ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई अवार्ड मिल रहा है, ठीक है, तो ये जैसे ही वो पब्लिकेशन होगा, है ना, ठीक है ना, तो इसका पब्लिकेशन होगा, हमने पढ़ा था। अभी पब्लिकेशन के 30 दिन के बाद, ठीक है, पब्लिकेशन के 30 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा? अवार्ड जो होगा इन्फोर्सेबल हो जाएगा, जो भी लेबर कोर्ट या कोई भी अवार्ड देगा, मतलब फैसला देगा। अब अगर मान लेते हैं कि कोई अवार्ड ऐसा होगा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पार्टी होगा, है ना, तो विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द अवार्ड गवर्नमेंट उसको रिजेक्ट या मॉडिफाई कर सकती है अवार्ड को। मतलब गवर्नमेंट के पास ये पावर दी गई है कि 90 दिन के अंदर, आप समझ गए, अगर मान लीजिए कि कोई डिस्प्यूट है, उसका कोई अवार्ड मिल रहा है, ठीक है ना, कोई अवार्ड मिल रहा है तो उसको पब्लिकेशन करनी पड़ती है, ये हम लोग पढ़ा था। अब पब्लिकेशन करना पड़ता है और पब्लिकेशन के 30 दिन के अंदर वो जो भी अवार्ड दिया होता है वो लागू हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही है और केस सेंट्रल गवर्नमेंट ही के खिलाफ कुछ अगर दिया गया है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट 90 दिन के अंदर में, जिस दिन क्या होगा अवार्ड होगा उसके 90 दिन, है ना, जो पब्लिकेशन होगा उसके 90 दिन के अंदर अगर वो चाहे तो उस अवार्ड को, उस फैसला को मॉडिफाई कर सकता है या उसको रिजेक्ट कर सकता है। ये आपको दिया हुआ है सेक्शन 17A में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द कंक्लूजन ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू अ
डिस्प्यूट इनिशिएटेड बाय कॉन्सलेशन ऑफिसर अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब मान लीजिए कोई विवाद है ना, तो अब क्या है कि इसमें क्या है कि वो विवाद जो है सो खत्म हो गया या शुरू हुआ, ये कैसे पता चलेगा? सुलह प्रोसेस। तो सुलह प्रोसेस को अगर हम शुरू तब मानेंगे जब हमको कोई भी नोटिस कॉन्सलेशन ऑफिसर को, है ना, रेफर किया जाएगा डिस्प्यूट को, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे शुरू। लेकिन ये खत्म तब आप इसको मानेंगे व्हेन, जब सेटलमेंट जो होगा, द डे ऑन विच द कॉन्सलेशन ऑफिसर डिक्लेयर्स द फेल्योर ऑफ कि भाई सुलह कामयाब नहीं रहा उस दिन, नहीं, द डे द कॉन्सलेशन ऑफिसर सेंड हिज फेल्योर रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई सेटलमेंट नहीं होती है तो रिपोर्ट कॉन्सलेशन ऑफिसर क्या करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देगा, है ना। तो वेयर अ सेटलमेंट इज अराइव्ड एट व्हेन ए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट इज साइंड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। ठीक है, और क्या है? द डे द डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू द लेबर कोर्ट बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द फेल्योर रिपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया। और द डे द फेल्योर रिपोर्ट सेंट बाय द काउंसिल ऑफिसर इज बीइंग रिसीव्ड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या हो गया, समझ गए आप? ठीक है, तो द डे द डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू द, नहीं, द डे द फेल्योर रिपोर्ट सेंट बाय द काउंसिल ऑफिसर बीइंग रिसीव्ड बाय द, जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बाद पास वो अगर पहुंच जाएगा तो समझ जाएगा कि ये सुलह प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया। सो द कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू हैव कंक्लूडेड इफ द फेल्योर रिपोर्ट जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर भेजेगा, सुलह ऑफिसर, ठीक है ना, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगा, उस दिन उसको कंक्लूड मानेंगे। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट इज नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 20 या 20 से अधिक होगा तो उसमें हैव अ ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी, ये पहला सही है। द ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, बिल्कुल सही है, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन होगा। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी एट द मैक्सिमम शैल बी 10, बिल्कुल 10 नहीं, टोटल मेंबर जो होगा 10 नहीं होगा, 6 होगा, 6 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो नॉट पूछ रहा है तो यही आंसर हो गया। द ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी मे कंप्लीट इट्स प्रोसीडिंग विद इन 45 डेज ऑन रिसिप्ट ऑफ रिटर्न एप्लीकेशन फ्रॉम द एग्रीड पार्टी। ये 30 डेज है, 45 डेज नहीं है, 30 डेज है। ओके ओके, सो ये विद इन 30 डेज है, तो इसमें दोनों गलत है, नॉट ट्रू पूछ रहा है तो इसमें दोनों गलत है। ठीक है ना, तो आप ये देख लें, ठीक है ना, तो इसमें दोनों गलत है, आप ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द मेथड्स ऑफ रिजॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट विदाउट स्टेट इंटरवेंस? मतलब राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है किसमें? तो राज्य का हस्तक्षेप किसमें नहीं होगा? अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों बैठ करके बार्गेनिंग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, या सुलह कर रहे हैं, है ना, कॉन्सलेशन ऑफिसर होगा तो उसमें राज्य का है ना गया। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन करेंगे तो एक आर्बिट्रेटर चाहिए, तो आर्बिट्रेटर कहाँ का होगा? स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। एडजुडिकेशन करेंगे तो लेबर कोर्ट होंगे, जो कि लेबर कोर्ट किसके होंगे? गवर्नमेंट के लेबर कोर्ट होंगे ना, जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट ये करती है ना, इस्टेब्लिश। तो बिना स्टेट के हस्तक्षेप की अगर है तो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लो, निगोशिएशन या कॉन्सलेशन सुलह कर लो। ठीक है, ओके, सो ये आपको आंसर है। और अब हम लोग करेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन? सो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करने के लिए कम से कम, है ना, एप्लीकेशन देना है, तो 7 या उससे अधिक मेंबर होगा तो वो ट्रेड यूनियन को आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, है ना। ठीक है, 7 मेंबर आप लेकर के एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एनी 7 और मोर मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन मे बाय सब्सक्राइबिंग देयर नेम्स टू द रूल्स ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड बाय अदरवाइज कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। 7 या उससे अधिक अप्लाई करना है। और जो ट्रेड यूनियन है ना, कम से कम जितने वर्कमैन हैं उसके 10% या अब 100, है ना, एटलीस्ट 10% या 100 लोग होने चाहिए कम से कम आपको, तभी आप ट्रेड यूनियन को जाकर के 7 लोग जाकर के रजिस्टर कर सकते हो। पहले तो इतने मेंबर होने चाहिए, है ना, 10% या 100। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज आर कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्प्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट? तो सेक्शन 2G में लिखा हुआ है ट्रेड यूनियन एक्ट में कि किसको ट्रेड डिस्प्यूट बोलेंगे। किसी एम्प्लॉयमेंट पे है, अगर वर्कमैन, अब पहली चीज़ तो ट्रेड डिस्प्यूट क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयर के और वर्कमैन के बीच में लड़ाई हो गई, या वर्कमैन के बीच में हो गया, या एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर्स के बीच में हो गया। लेकिन किस लिए लड़ाई होगी?
अब वर्कमैन एम्प्लॉयमेंट के नाम पे होगा, चाहे एम्प्लॉयमेंट हटा दिया, चाहे एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट के नाम पे होगा, सो एम्प्लॉयमेंट या नॉन एम्प्लॉयमेंट के नाम पे होगा, या टर्म्स क्या थे, कंडीशन क्या थे एम्प्लॉयमेंट के, उस पे हो गए, है ना, टर्म कंडीशन पे। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, इसी कारण होंगे लड़ाई, और तो कुछ होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर विच द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड अदर ऑफिस बेयरर ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी इलेक्टेड, कितने दिन के लिए होंगे। तो सेक्शन 6H में लिखा हुआ है कि नॉट मोर देन 3 ईयर, 3 साल से ज़्यादा के लिए मेंबर्स या एग्जीक्यूटिव ऑफिस बेयरर ट्रेड यूनियन के लिए इलेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट कैन बी फिक्स्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन। रूरल वर्कर के लिए कितना पैसा है। सो रूरल वर्कर के लिए 1 रुपीज पर एनम है, 1 रुपी पर एनम है रूरल वर्कर के लिए, और अनऑर्गेनाइज अगर सेक्टर के वर्कर के लिए 3 रुपीज पर एनम, और 12 रुपया अदर केस में पर एनम, कम से कम ये आपको ये करने हैं, मिनिमम जो है सो इतने हैं। ठीक है ना, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ऑर्डिनरली व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ ए पर्सन शुड हैव अटेन्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। सेक्शन 21 बोलता है कि जो पर्सन 15 साल के हो जाएंगे वो ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है। ओके, सो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 what is the minimum number of members engaged in the establishment as workmen required for registration of a trade union। तो हमने इसमें कहा था क्या होगा कि कितना है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इंगेज्ड इन द एस्टेब्लिशमेंट एज वर्कमैन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमैन। देखो 7 लोग जाकर के रजिस्टर करेंगे, है ना। सो व्हाट इज द न्यूनतम संख्या 10%, या देखिए 10 मेंबर कितने होने चाहिए, 10% या 100, और एप्लीकेशन कितने लोग जाएंगे, 7 या उससे अधिक लोग जाएंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7 लोग मिनिमम जाएंगे, है ना। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन इज वॉइड होंगे, कब होंगे वॉइड। तो सेक्शन 14 कहता है कि कुछ एक्ट जो है जहाँ पे ट्रेड यूनियन में रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में अप्लाई नहीं होगा। वो कौन कौन है, सोसाइटीज एक्ट 1960, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 एंड द कंपनीज एक्ट 1956 शैल नॉट अप्लाई टू एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ एनी सच ट्रेड यूनियन अंडर एनी सच एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर कोई ट्रेड यूनियन बन रहा है तो वो वॉइड होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट फाइन प्रोवाइडेड इन द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फॉर कंटिन्यूअस फेल्योर बाय ए ट्रेड यूनियन टू सबमिट रिटर्न्स। अब क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियन होते हैं उसको क्या करना है, उनको देनी होती है रिपोर्ट, है ना, ऑडिट रिपोर्ट देनी होती है ना, है ना। अब अगर ये नहीं दे पाती है रिपोर्ट, ठीक है, तो क्या होता है, उसको कितने रुपए का फाइन होता है, 50 रुपये की फाइन हो सकती है, मैक्सिमम 50 रुपये की, मैक्सिमम जो होगी वो 50 रुपये की फाइन उसकी हो सकती है, 50 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें है फाइन 5 रुपया होगा, है ना, और अगर पहली बार गलती करते हो तो, फिर अगर गलत करते हो तो हर वीक का 5 रुपया हो जाएगा, और लेकिन मैक्सिमम 50 से ज़्यादा फाइन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। 5 रुपये होंगे, अगर फिर से कंटिन्यू डिफॉल्ट करते हैं तो 5 रुपीज़ हर वीक में फिर अगले लगने लगेंगे, और 50 रुपये से ज़्यादा इनके होंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पस द जनरल फंड ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में नॉट बी स्पेंड। अब क्या है कि पैसे मिलते हैं आपको, जो मेंबरशिप देते हो वो पैसा कहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो सेक्शन 15 में लिखा हुआ है, ठीक है, द कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन और एनी इट्स मेंबर। तो जनरल फंड ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी स्पेंट ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट। ये जितने भी 3-4 दिए हुए हैं उसके अलावा किसी में नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, सो ट्रेड डिस्प्यूट है ना, ठीक है, अगर मान लीजिए कि ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन और उसके अदर मेंबर पे, तो उस पर आप पैसा खर्चा कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका सही है। द कंपनसेशन ऑफ मेंबर ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, अगर ट्रेड डिस्प्यूट से किसी का कुछ लॉस हो रहा है तो वो आप दे सकते हो उसमें पैसे में से।
द मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव बॉडी कंस्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लोकल अथॉरिटी। अब मान लीजिए कोई लड़ रहा है जा करके, है ना, तो उसको थोड़ी ना पैसा देंगे, तो ये नहीं होगा। ये लेजिस्लेटिव मेंटेनेंस जो है सेक्शन 16 में है ना, कि लेजिस्लेटिव बॉडी का कोई मेंबर है जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बॉडी बनी हुई है कंस्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन या कोई लोकल अथॉरिटी में, तो उसकी मेंटेनेंस का पैसा तो ये हम लोग जनरल फंड में से नहीं देंगे, वो इलेक्शन फंड है उसका सेक्शन 16 में। अलाउंस टू अ मेंबर और टू देयर डिपेंडेंस ऑन अकाउंट ऑफ, अगर डेथ हो जाती है या बुढ़ापा है या सीकनेस है, तो उसमें ट्रेड यूनियन पैसा दे सकता है किसी मेंबर को। ठीक है, तो ये आपको सी आंसर हो गया इसका, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड फॉर द कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन अब है, अब उसका कैंसिलेशन कैसे हो सकता है? तो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है कि ट्रेड यूनियन जो होगा वो रजिस्टर हो गया तो उसको कैंसिलेशन कैसे कर देंगे। एक तो है कि आप जो है ट्रेड यूनियन खुद जा करके एप्लीकेशन दें, ठीक है, एन एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड बाय द ट्रेड यूनियन फॉर कैंसिलेशन, कि भैया हमारा जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दो, ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया है वो फ्रॉड से लिया है या मिस्टेक से लिया है, ठीक है, द सर्टिफिकेट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन बाय फ्रॉड, तब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, अगर मान लीजिए कि अगर वो ट्रेड यूनियन कोई जो ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है उसकी किसी भी पार्ट को किसी रूल्स को कॉन्ट्रावेन करेगा, है ना, उसको फॉलो नहीं करेगा, तब भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों जगह पे कैंसिल हो जाएगा। तो नहीं किस में होगा? सी, द जनरल बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन हैज शोन नो कॉन्फिडेंस इन ऑफिस बेरर, ऑफिस बेरर पे नो कॉन्फिडेंस दिखाएगा, उससे कैंसिल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि फॉर रजिस्टरिंग अ ट्रेड यूनियन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू बी एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट विथ विच इट इज़ कनेक्टेड। आपको मैंने बता दिया है कि 10% या 100 वर्कर्स होने चाहिए और मिनिमम 7 लोग जाएंगे उसको रजिस्ट्रेशन कराने। ये आपको कितनी बार बता दिए, है ना। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशन अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। अब ट्रेड यूनियन एक्ट का रेगुलेशन कौन बना सकता है? ठीक है ना, अगेन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मैंने कहा था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या हो गया, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात आएगी तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का कुछ रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग जो बात करेंगे वेज पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द नॉन स्टैट्यूटरी सेंट्रल वेज बोर्ड इन इंडिया आर करेक्ट। अब सेंट्रल वेज बोर्ड जो है, पहला जो वेज बोर्ड किया गया था वो फर्स्ट वेज बोर्ड जो है वो 1957 में हुआ था। द फर्स्ट वेज बोर्ड वाज सेटअप फॉर द टी प्लांटेशन। नहीं, ये कॉटन टेक्सटाइल के लिए हुई थी, टेक्सटाइल के लिए हुई थी, ठीक है। सो फर्स्ट वेज बोर्ड जो है वो टेक्सटाइल के लिए हुआ था। थर्ड गलत हो गया जैसे, तो ये दोनों तो गलत हो गया। अब यह फर्स्ट वेज बोर्ड 1957 में था और जो बोर्ड है वो रिकमेंडेटरी बॉडी है, उसके फैसला कोई बाइंडिंग नहीं है, वो रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो 2 और 4 तो सही है। अब फर्स्ट देखते हैं, वेज बोर्ड्स वेर सेटअप प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। देखियो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पहले आई थी 1948 में, 1956 में भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आई थी, है ना, लेकिन वो जो था वो पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए आया था। उसमें था कि जो भी ओनरशिप है ना, वो सब जो है प्राइवेट से ज़्यादा पब्लिक पे होना चाहिए, जिससे कि प्राइवेट की मोनोपोली ना हो, है ना। जितनी भी इम्पोर्टेंट हैं चीज़ें हैं उस मतलब पब्लिक सेक्टर को एक्सपेंड करना, ये 1956 की पॉलिसी थी, ठीक है। सो आंसर क्या हो गया? 2-4। तो इसमें कोई फर्स्ट का ऐसा कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रीजन में नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन में और भी ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936। हम लोग अब पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पे बात कर रहे हैं। शैल बी मेड एप्लीकेबल, किस तरह के एम्प्लॉई के लिए एप्लीकेबल है? जिसकी सैलरी, अभी 2012 में अगर क्वेश्चन की बात करो तो 18,000 था, लेकिन अभी जो है 2017 में 24,000 से जो कम के लोग हैं, है ना, 24,000 से जिसको कम मिलते हैं, ठीक है, उनके लिए ये एप्लीकेबल है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, ठीक है, 24,000, ठीक है। उस समय 18,000 था, अभी 24,000 से कम वाले के लिए पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट एप्लीकेबल है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन दैट मे बी इम्पोज्ड इन एनी वन वेज पीरियड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल नॉट एक्सीड एन अमाउंट इक्वल टू, ठीक है। सो क्या कह रहा है कि जो मजदूरी संदाय
अधिनियम 1936 है उसमें अगर कितना फाइन मैक्सिमम कितना फाइन की बात हो रही है, तो सेक्शन 8 में फ़ाइन की बात की गई है कि टोटल अमाउंट ऑफ फाइन जो होगा, अगर मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है ना, वेज नहीं दे रहा है, तो कितना फ़ाइन हो सकता है किसी भी चीज़ में, तो 3% वेज से ज़्यादा नहीं देना है ना। तो 3% ऑफ द वेजेस से ज़्यादा फाइन नहीं देनी है, ये सेक्शन 8 में लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में क्या है, नो फाइन शैल बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ, अगर कोई बच्चे हैं 15 साल से कम वाले पे कोई फाइन आपको नहीं करने हैं, ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में लिखी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन कैन नॉट बी रिकवर्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डे इट वाज इम्पोज्ड। अगर किसी पे आप फाइन दे रहे हो, है ना, तो सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि नो फाइन इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम बाय इंस्टॉलमेंट में नहीं कर सकते हैं, और 90 दिन पूरा अगर हो गया, जैसे मान लीजिए आज फाइन इम्पोज किए तो विद इन 90 डेज ले लीजिए आप, 90 डेज के बाद आप नहीं ले सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप कभी भी मांग रहे हैं, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट में आपको नहीं लेना है फाइन, एक बार में लेना है। एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय द एम्प्लॉयर वेजेज अर्न बाय द पर्सन शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई नौकरी से निकाल दिया रहा है, नौकरी समाप्त कर दिया, नौकरी से निकाल रहा है एम्प्लॉयर, तो वेज तो उसको जो फाइनल हिसाब होगा तो वो कितने दिन के अंदर देगा। तो अगर किसी को टर्मिनेट किया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो जितना पैसा उससे पहले वेज कमाया है उसको जिस दिन वो टर्मिनेट हो रहा है उसके सेकेंड वर्किंग डे के दिन में, है ना, सेकेंड वर्किंग डे आफ्टर द डेट ऑफ सच टर्मिनेशन को आपको पैसे दे देने हैं सारे, ये सेक्शन 5 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन इन वन वेज पीरियड। वन वेज पीरियड में टोटल अमाउंट ऑफ फाइन कितना होगा, हमने बता दिया है 3% ऑफ वेज पेएबल टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ वेज पीरियड, तो ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन वेज अंडर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। अब पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में वेज को डिफाइन किया गया है कि वेज में क्या क्या हो सकता है। एनी रिम्यूनरेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर मान लीजिए, है ना, कि कोई पैसा है जो कोर्ट फैसला देता है कि भैया एम्प्लॉयर को कि तुम इसको पैसा दो, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा वेज में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वेज में कंसिडर हो जाएगा। एनी सम पेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफ्रे स्पेशल एक्सपेंस एंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयड। मान लीजिए उसका काम ही है कहीं कहीं जाना, ठीक है, तो कहीं कहीं अगर आपको उनको जाना है तो उसको आप गाड़ी का पैसा दोगे ना, बाहर में खाने का पैसे दोगे ना, ठीक है ना, तो जो उसकी नेचर है उसके कारण अगर आप कुछ पैसे दोगे तो वो भी वेज में आपको इंक्लूड होगा। ठीक है, नो, तो वो वेज में इंक्लूड नहीं होगा। एनी रिम्यूनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज इंटाइटल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवर टाइम वर्क और हॉलीडे और एनी लीव पीरियड। अगर कोई ओवर टाइम वर्क करता है या कोई हॉलीडे में वर्क करता है तो वेज में इंक्लूड होगा। एनी सम टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड इज इंटाइटल्ड अंडर द स्कीम फ्रेम्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम। और भी कोई अगर कुछ चल रहा है ना, तो उसमें उस समय तो वो भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि किसी भी स्पेशल एक्सपेंस दे रहे हो आप, कुछ ऐसा हो जो उसका काम है उसमें, जैसे उसको कहीं बाहर जाना है, आप बोल रहे हो कि ट्रैवलिंग का पैसा दे रहे हो तो बोले वो वेज में, तो वो वेज में नहीं काउंट होगा। ठीक है, यह आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि ऑल द रियलाइजेशंस बाय वे ऑफ फाइन अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 शैल बी स्पेंट। अब जो पैसे मिलेंगे फाइन से वो कहाँ खर्च होगा, वो पहले तो रिकॉर्ड होगा रजिस्टर में, और उस इस्टेब्लिशमेंट में जो पर्सन काम कर रहे होंगे उसके बेनिफिट के लिए खर्चा होगा। ठीक है, सो सच पर्पस बेनिफिशियल टू द पर्सन एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट, ये लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथराइज डिडक्शन फ्रॉम वेज। वेज में से डिडक्शन क्या क्या हो सकता है और क्या क्या ऑथराइज है और क्या क्या ऑथराइज नहीं है किसी एम्प्लॉयड पर्सन के लिए। अब सेक्शन 7 में ही लिखा हुआ है कि कौन कौन सा डिडक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई इंश्योरेंस प्रीमियम कर रहे हो, ठीक है ना, तो डिडक्शन फॉर पेमेंट, है ना, एक्सेप्टेबल क्या क्या हो जाएगा, डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनी इंश्योरेंस स्कीम फ्रेम्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट। अगर एम्प्लॉय के लिए कोई इंश्योरेंस स्कीम है तो उसका पैसा जो है एम्प्लॉयर काट रहा है वेज में से, तो उसको डिडक्शन नहीं मानेंगे। अनऑथराइज डिडक्शन होगा तो आप कंप्लेन कर सकते हो इस पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत।
डिडक्शन ऑफ फॉर डैमेज और लॉस ऑफ गुड एक्सप्रेसली इंटरेस्टेड टू द एम्प्लॉयड पर्सन फॉर कस्टडी एट्रीब्यूटेड टू हिज नेग्लेक्ट। अगर मान लीजिए कि आपको कोई सामान रखा और आपकी नेग्लिजेंस के कारण अगर वो टूट गया, डैमेज हो गया या खो गया, तो उसका पैसा काट सकता है, वो भी डिडक्शन अनऑथराइज डिडक्शन नहीं माना जाएगा। डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय एम्प्लॉयड, अगर इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो वो भी डिडक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड, अगर एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड में है तो वो आप डिडक्ट काट नहीं सकते हो बिना पूछे हुए। ठीक है, तो बिना पूछे हुए उसको काट नहीं सकते हो। बाकी लोन वोन का रिकवरी है तो ये सब आप काटा जा सकता है, बट एम्प्लॉयर वेलफेयर फंड में जो पैसा होगा वो आपको अनऑथराइज डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो एक्ट में हमारे मेंशन नहीं है। ठीक है, ये सारी डिडक्शन है जो एक्सेप्टेबल हैं। फाइन इम्पोज अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट इज रिकवरेबल इन वन टाइम बेसिस टू इंस्टॉलमेंट। हमने पहले ही बात की थी कि सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जो भी फाइन होगी इम्पोज पर्सन पे, एम्प्लॉयड पर्सन को, उसको एक ही इंस्टॉलमेंट में लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ये APFC 2012 का क्वेश्चन है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 का क्या ऑब्जेक्टिव था? ये था कि जो वेज को फिक्स करना किसके लिए, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो शेड्यूल में लिखी हुई है, जैसे जो इस एक्ट के शेड्यूल में जो जो चीज़ें लिखी, जो जो एम्प्लॉयमेंट लिखी है उसके वेज के फिक्स के लिए, और वो मैक्सिमम जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंतर्गत एक बनाई जाती है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो उसके चेयरमैन कौन होते हैं? तो सेक्शन 8 ऑफ द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 कहता है कि एक होगी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, और उसमें क्या होगा, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटिंग होगा, एम्प्लॉई के भी होंगे, एम्प्लॉयर के भी होंगे, है ना, दोनों, और एम्प्लॉई सबके इक्वल नंबर में होंगे, और एक इंडिपेंडेंट पर्सन भी कुछ होंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंट पर्सन 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना, सो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के 1/3 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं। समझ गए? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन होंगे? एम्प्लॉई के नंबर लोग होंगे, एम्प्लॉयर के लोग होंगे, और इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे जो 1/3 से ज़्यादा नहीं होंगे, और उसी इंडिपेंडेंट मेंबर में से एक को बना देंगे चेयरमैन। सो वन ऑफ द इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द बोर्ड बन जाएंगे चेयरमैन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड इन विच द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेज। अब इसमें है सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे तो कर सकती है रिवाइज, लेकिन 5 साल के अंदर तो करनी ही है। मतलब ऐसा नहीं कि अब 1 साल में कर सकती है, 2 साल में, लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं 7 साल पर रिवाइज कर रहे हैं, 5 साल के अंदर में मैक्सिमम 5 ईयर्स का टाइम दिया गया है कि इंटरवल के अंदर में आपको वेज का रिवीजन करना है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम वेजेज फिक्स अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948 वो डिटरमिन कैसे होती है? सो मिनिमम वेज जो फिक्स की गई है, ठीक है ना, वो रिवाइज की जाती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। ये होती है बेसिक रेट ऑफ वेजेज बाय कंसिडरिंग द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे। एम्प्लॉयर की कैपेसिटी देख करके वेज थोड़ी ना गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। irrespective of the capacity of the employer to pay by keeping in view the wages being paid by the flourishing concern of industry in the area। उस एरिया में कितना पे कर रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों देखेगी वेज को फिक्स करने में? by keeping in view the wage being paid by the struggling concern of the industry in area, उस एरिया में जो स्ट्रगलिंग कोई इंडस्ट्री होगा वो जो पे करता है उसको नहीं। क्या पे कर सकता है नहीं पे करता है उससे कुछ नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना बेसिक रेट वेज जो स्पेशल अलाउंस ये सब ले करके वो खुद का डिसाइड करती है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयर क्या दे सकता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपनी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिमम वेज फिक्स करती है। ये एक्सप्लेनेशन है। द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 वाज इनेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सिंग। किस लिए इनेक्ट किया गया था? ये बस वही मिनिमम रेट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं उसके वेज को, उसकी क्या मिनिमम वेज देनी ही है उसके लिए। अब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो इस एक्ट के शेड्यूल में है ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आपके शेड्यूल है, उसी इस एक्ट के शेड्यूल में जो जो क्या कहते हैं एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है वो हो गया शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि एज पर द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 द रेट्स ऑफ मिनिमम वेजेज विच आर फाइनली नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट एंड अनलेस सच नोटिफिकेशन अदरवाइज प्रोवाइड कम इन टू फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इश्यू। अब क्या है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो क्या कर सकती है, कुछ कमेटी बना सकती है, सब कमेटी बना सकती है ना,
कि भाई आप बता दो कि जो वे है उसको कैसे हम लोग रिवाइज करें, है ना, फिक्स करें। लेकिन उसकी फिर नोटिफिकेशन देनी पड़ती है। तो वो अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कुछ डिसाइड कर लिया तो उसको फिर ऑफिशियल गजट में उसको नोटिफिकेशन देनी पड़ती है। और ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देंगे, भाई सब देखेगा तो सही इंडस्ट्री वाले लोग कि भाई कितना, हाँ इतना देना है वेज, तो कम से कम 2 महीना का नोटिस पीरियड होनी चाहिए, ठीक है ना। जिस दिन नोटिफिकेशन दिए, है ना, उसके 2 महीना के बाद वो लागू हो जाएगा। मतलब अगर आज 300 रुपये वेज चल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला मैं 500 करूँगा, तो ये 500 को क्या करना पड़ेगा, इनको ऑफिशियल गजट में डालना पड़ेगा। और ऑफिशियल गजट में जिस दिन डाले उसके 2 महीना के बाद वो लागू होगा, क्योंकि लोगों को समझने और लोगों को लागू करने में के लिए टाइम देना पड़ेगा। सो 2 मंथ इसमें हमारा आंसर होगा। अगला है रिव्यू ऑफ द मिनिमम वेजेज रेट फिक्स्ड अंडर द मिनिमम वेजेज एक्ट शुड नॉट एक्सीड। 5 साल से ज़्यादा पे रिव्यू नहीं करना है। वैसे आप जब मन है तो करो, लेकिन 5 साल तो कम से कम 5 साल में तो एक बार करना ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ वेज। इन वेज की डेफिनेशन यहाँ पे भी है। इसमें क्या है, द वैल्यू ऑफ एनी हाउस एकोमोडेशन, है ना, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल अटेंडेंस एंड अदर एमेनिटी। देखो सारे रिम्यूनरेशन है इसमें, है ना, जो मनी में एक्सप्रेस हो सकता है ना, जो एम्प्लॉय को मिलता है जो काम करता है उसके लिए। उसमें हाउस रेंट अलाउंस है बट हाउस एकोमोडेशन इंक्लूड नहीं है। सो हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट अगर दे रहा है तो उसके पैसे, वाटर मेडिकल, इसके पैसे आपको वेज में इंक्लूड नहीं है। नॉट इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ हाउस एकोमोडेशन, ठीक है। तो एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड, अगर आप कोई पैसे दे रहे हो तो वो भी इंक्लूड नहीं हो। एनी, मान लीजिए कि पेंशन फंड में या प्रोविडेंट फंड में दे रहे हो तो वो नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। एनी ट्रैवलिंग अलाउंस और द वैल्यू ऑफ एनी ट्रैवलिंग कंसेशन, अगर ये मिल रहा है तो वो भी वेज में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें। अब हाउस रेंट अलाउंस और हाउस एकोमोडेशन क्या है। देखो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है, जैसे कि आपको रहने के लिए पैसा सरकार दे रही है तो दैट द वेज में इंक्लूड हो जाएगा। आप कंफ्यूज मत होना, हाउस रेंट अलाउंस सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है। और हाउस एकोमोडेशन जो होता है वो होता है, जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, तो वहाँ पे उनको वो काम करने के लिए घर दिए हुआ है ना, तो वो वेज में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तीनों आपका जो है वो आपका वेज में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ वेज। वेज के क्या क्या कंपोनेंट हैं, तो हाउस ऑफ एकोमोडेशन, मेडिकल अटेंडेंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट। तो वेज में सिर्फ हाउस रेंट अलाउंस है, हाउस एकोमोडेशन नहीं है। मैंने कह दिया कि हाउस एकोमोडेशन, हाउस रेंट में तो आप पैसा ले जाओ तो वो वेज में आ गया। हाउस एकोमोडेशन मतलब आपको रहने के लिए, कोई काम करने के लिए किसी फैक्ट्री में, किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको रहने के घर दे रहे हैं तो दैट्स अ हाउस एकोमोडेशन। तो आंसर हो गया हाउस रेंट अलाउंस इज इंक्लूडेड इन द, क्या हो गया, वेजेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सन इन द कमिटी एंड सब कमिटी कंस्टिट्यूट अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट में 1948 के तहत कि कुछ कमेटी और सब कमेटी बनाई जा सकती है। और उसमें जो मेंबर होंगे वो कौन नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें एम्प्लॉय के भी लोग होंगे, एम्प्लॉयर्स के भी लोग होंगे, है ना, दोनों इक्वल नंबर में होंगे, है ना, और इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे, है ना। तो ये जैसा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में था वैसा ही कमेटी और सब कमेटी बनाने में इनको क्या करना है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दोनों को सेम नंबर रखने हैं और कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर रखने हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट नंबर 1/3 से ज़्यादा नहीं हो और उसी में से एक मेंबर को चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो अगेन सेम ही है, जो आपको एडवाइजरी बोर्ड में था वही कमेटी एंड सब कमेटी बनाने में भी वही फॉर्मूला लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज is appointed by the appropriate government for the purpose of coordinating the works of the committee and subcommittee and for advising the appropriate government in matter of fixing and revising minimum wage। अब कौन सी कमेटी बनाई गई थी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, जो वर्क करेगा ना, जो कमेटी सब कमेटी गवर्नमेंट बनाएगी उसके वर्क को कोऑर्डिनेट करेगा और गवर्नमेंट को एडवाइज करेगा कैसे मिनिमम वेज को कैसे रिवाइज करना है या क्या फिक्स करना है। तो वो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी एडवाइजरी बॉडी, ठीक है। तो ये एडवाइजरी बॉडी। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम वेजेज एक्ट 1948 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द authority by the appropriate government to hear and decide any claims arising out of payment of less wages than minimum wages। अब मान लेते हैं कि देखिए, अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बनानी है एक अथॉरिटी। अब वो अथॉरिटी कौन होगा, है ना। अब अथॉरिटी का काम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मिनिमम वेज हमने कुछ फिक्स किया, अब वो मिनिमम वेज से भी कम पैसा दे रहा है,
ठीक है ना। तो उसको डिसाइड कौन करेगा, उसको हियर करने के लिए तो उसमें एक अथॉरिटी बनता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन हो सकते हैं, कमिश्नर फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन, है ना, ये हो सकता है, ठीक है। या लेबर कमिश्नर ऑफ फॉर एनी रीजन, तो रीजनल लेबर कमिश्नर हो सकता है उसके अथॉरिटी, है ना। या वो बंदा जो स्टेट गवर्नमेंट में नॉट बिलो द लेबर कमिश्नर रैंक के से कम के, लेबर कमिश्नर रैंक से कम का वाला का नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों में से या कोई जज और सिविल कोर्ट के जज का अगर किसी को एक्सपीरियंस हो तो उसको अथॉरिटी बना सकता है डिसाइड करने के लिए कि भाई पैसा कम दे रहा है, मिनिमम रेट वेज से कम अगर कोई दे रहा है, उस पर अगर कंप्लेन हुआ उसको डिसाइड करने के लिए। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी। अब हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 करने वाले हैं। सो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल टू द एम्प्लॉई अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। ये 20 लाख रुपये हो गए हैं, ठीक है। ये ग्रेजुअली 3 लाख 3.5 लाख से अब 20 लाख रुपये हो गए कि अब इसमें क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट में क्या होता है, सेक्शन 4 में कहता है कि आपको हर 1 साल काम अगर कर रहे हो तो उसमें 15 दिन का वेज, 15 दिन का वेज जो भी होगा आपकी 1 साल की सैलरी, उसमें 15 दिन का वेज हर साल ऐड होगा, कहाँ पे जमा होगा, है ना, ग्रेजुटी के लिए। लेकिन मैक्सिमम जो होगा वो आपको 20 लाख है, अभी 20 लाख है, 30 लाख की प्रपोजल है, अब पता नहीं कब पास होती, 2020 में इसको 20 लाख किया गया था, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगेन ये जो है पेमेंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुटी पेबल अंडर द 2012 का क्वेश्चन है, इसमें भी 20 लाख होगा, APFC 2020 का क्वेश्चन है, 12 का क्वेश्चन है, इसलिए उसमें 10 लाख 3 लाख है। अब इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ग्रेजुटी। सो एन एम्प्लॉई वर्किंग इन अ फैक्ट्री रिटायर्स फ्रॉम अ सर्विस आफ्टर रेंडरिंग कंटिन्यूअस सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ 24 ईयर्स। 24 साल की कोई सर्विस करके रिटायर हो रहा है और लास्ट जो वेज रन किया था, लास्ट वेज मतलब कि बेसिक प्लस डीए, वो है 39,000, ठीक है, 39,000। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी द एम्प्लॉय सैलरी इंटाइटल टू। अब इसको ग्रेजुटी कितनी मिलेगी। सो ग्रेजुटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि आपको मैंने क्या बोला है कि 15 आप उसको कितना मिल रहा है, 39,000, ठीक है। तो डेली का आप बताइए कितना हुआ, 39,000 है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि महीने में 26 दिन माना जाता है, ठीक है ना, 26 डेज, 4 दिन की छुट्टी, 26 डेज आप वर्क किए, तो 26, ठीक है, 26 हो गया, तो ये हो गया आपको डेली वेज का। अब डेली वेज इंटू कितना करोगे, तो 1 दिन का ये वेज हो गया, है ना, तो उतना इंटू 15 दिन का वेज, और इतना कितने साल सर्विस किया इसने, 24 साल, तो ये जितना आएगा वो होगा आपको ग्रेजुटी। तो ये 5,40,000 रुपया ये हो गई इसकी ग्रेजुटी। अब ये मान लीजिए कि अगर ग्रेजुटी, अगर ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं, है ना, वो अगर हमारा 22 लाख आ जाता तो हमें 22 लाख नहीं मिलता, हमें मिलता 20 लाख, मतलब मैक्सिमम 20 लाख है और बाकी मिनिमम में जो आ जाए वो मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 एन एम्प्लॉयर इज लेवल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी, कितने दिन के अंदर देना है। तो सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर को जैसे ही उसका टाइम पूरा होता है ना, तो उसके जैसे मान लीजिए मांगेगा पैसा कि हम छोड़ के जा रहे हैं, अब हमको पैसा चाहिए, तो क्या है, जो भी अमाउंट होगा 30 दिन के अंदर में उनको देना है, विद इन 30 डेज उनको पे करना है ग्रेजुटी। अगेन अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी पेबल। तो ये भी 20 लाख है, ये पुराना क्वेश्चन है इसलिए इसमें ऑप्शन आपको कम दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ अ मेल एम्प्लॉई। अब देखो इसमें ना सेक्शन 2 में 2H में फैमिली को डिसाइड किया है। तो ग्रेजुटी मिलनी है, किसको मिलेगी, मान लेते हैं कि मेल एम्प्लॉई है, तो मेल एम्प्लॉई में क्या क्या होगा सो देख लो, है ना, जो मेल लोग हैं देख लो क्या होगा, वाइफ, है ना, उसके बच्चे और उसके पेरेंट्स, डिपेंडेंट पेरेंट्स, और उनकी वाइफ के भी पेरेंट्स, वाइफ के पेरेंट, है ना, वाइफ के पेरेंट्स, ये होंगे फैमिली में। और कौन होंगे, अगर मान लीजिए कि इस मेल एम्प्लॉई का कोई सन है ना, वो डेथ कर गया है, तो उसकी विडो जो होगी, है ना, तो विडो होंगे, है ना, तो और उसके बच्चे अगर हो गए हैं, ठीक है ना, मान लीजिए किसी मेल एम्प्लॉई के सन की डेथ हो गई तो उसके विडो चिल्ड्रन जो होगा वो भी उस पर डिपेंडेंट होगा। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉई है तो उसमें कौन कौन होगा, उसके हस्बैंड, ठीक है, उसके बच्चे, है ना, उसके हस्बैंड के पेरेंट, उसके हस्बैंड के पेरेंट, ठीक है, उसके खुद के पेरेंट,
है ना। और अगर उनका कोई लड़का होगा सन, जो अगर डेथ कर गया होगा तो उसकी विडो, है ना, और उसके चाइल्ड, ये होंगे फैमिली में। तो अब देख लो, अब इसमें फैमिली में क्या होगा, हिज चिल्ड्रेन वेदर मैरिड और इनमैरिड, बिल्कुल सही है, ये फैमिली में आएगा। चिल्ड्रेन ऑफ हिज प्रीडिजिज डॉटर, नहीं डॉटर नहीं, प्रीडिजिज सन, बेटा का, है ना, उसके पूर्व मृत पुत्री के बच्चे नहीं, पुत्र के बच्चे। तो यही हमारा आंसर हो गया। डिपेंडेंट पेरेंट्स ऑफ हिज वाइफ, ये तो होता ही है। तो फीमेल का भी याद रखिए, मेल का भी पूछा है तो फीमेल का भी पूछा जा सकता है ना। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस एन एम्प्लॉय मस्ट हैव सर्व टू मेक हिम एलिजिबल फॉर ग्रेजुएटी, है ना। रिटायरमेंट पे, रेजिग्नेशन पे ग्रेजुएटी मिलेगी, लेकिन कम से कम उनको कितनी दिन की सर्विस, कम से कम 5 साल की सर्विस उनको करनी होगी। ये सेक्शन 5 में लिखी हुई है, ठीक है। अगर 4 साल की सर्विस कर रहे हैं तो पैसे वैसे नहीं मिलेंगे। एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट व्हाट इज द रेट ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी इन एन एस्टैब्लिशमेंट, मैंने बता दिया था कि एक कंप्लीटेड ईयर सर्विस के, कंटिन्यूअस सर्विस पे 15 दिन की वेज ऐड होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट व्हाट इज द रेट ऑफ पेमेंट ग्रेजुएटी ऑफ सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, अगर होती है सीजनल एस्टैब्लिशमेंट, है ना, तो 7 दिन का वेज ईच सीजन में। मान लीजिए किसी को है हर सीजन में काम करवाया जा रहा है, तो 7 दिन का वेज हर सीजन के लिए, 7 दिन का वेज जो है सो ऐड होता जाएगा, ठीक है। According to the Payment of Gratuity Act 1972, the employees who is required to make a nomination for the purpose of second provision, अच्छा नॉमिनेशन कब कर सकता है, इतना सिंपल सा समझो। नॉमिनेशन करोगे किसको पैसा मिलना है, तो सेक्शन 6 में है कि अगर आप 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस कर रहे हैं तो उसके बाद जाकर के जो भी फॉर्म होगा उसमें जाकर के आप नॉमिनेशन किसी को कर सकते हैं। तो कितने दिन की सर्विस चाहिए, 1 ईयर ऑफ सर्विस। अगला क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 2A(2) ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड वाइल डिटरमाइनिंग द कंटिन्यूअस सर्विस। अब कंटिन्यूअस सर्विस में कौन कौन सा इंक्लूड करना है, कौन कौन सा नहीं इंक्लूड करना। तो कंटिन्यूअस सर्विस का डिफिनेशन दिया हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कि कंटिन्यूअस सर्विस में वो भी होगा जिसमें मान लेते हैं कि लेड ऑफ कर दिया, कुछ दिन के लिए आपको हटा दिया, है ना, कुछ ऑर्डर निकाल करके एम्प्लॉय कि चलो ठीक है थोड़ा दिन के लिए छुट्टी, तो वो आपको कंटिन्यूअस सर्विस में काउंट होगा। या अगर मान लेते हैं लीव पे होगा तो काउंट होगा, मैटरनिटी लीव पे होगा तो काम होगा। लेकिन अगर कोई स्ट्राइक वो कर रहा है और वो स्ट्राइक इलीगल है तो वो कंटिन्यूअस सर्विस में नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो स्ट्राइक जो होगा अगर इलीगल है तो, लीगल स्ट्राइक है तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, तो स्ट्राइक इलीगल होगा तो उसको कंटिन्यूअस सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओके, देयर आर 10 पर्सन एम्प्लॉयड इन अ शॉप एंड देयरफॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 बिकम्स एप्लीकेबल टू द शॉप। 10 लोग काम करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग होंगे तो वहाँ पे पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। लेकिन क्या होता है कुछ दिनों के बाद 3 एम्प्लॉय उसमें से रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लीगल पोजीशन, तो क्या होगा, तो एप्लीकेबल, ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा कि नहीं। तो ये लिखा हुआ है हमारे एक्ट में कि अगर मान लेते हैं कि एक्ट पहले तो एप्लीकेबल हो गया, लेकिन उसके बाद अगर लोग छोड़ देते हैं, 10 लोग हैं अब 7 ही लोग हो गए, तो अब ये नहीं बोलेंगे कि नहीं तो 10 लोग एप्लीकेबल है तो अब 7 लोग हैं तो एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बार एक्ट एप्लीकेबल हो गए तो अगर 10 से कम भी होगा तब भी एप्लीकेबल होगा। तो द एक्ट विल कंटिन्यू टू बी एप्लीकेबल ऑन द शॉप। अगला क्वेश्चन है, अब ये लास्ट एक्ट के क्वेश्चन है। ओके, वन मोर इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि अभी जो कोड ऑन वेजेज आई है ना, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि जो पेमेंट ऑफ वेजेज वगैरह पढ़ रहे हैं उसकी क्या रिलेवेंसी है। सो कोड ऑन वेजेज जब आ गई 2019 एक्ट, तो ये 4 एक्ट को सब्ज्यूम किया है। एक तो पहला क्वेश्चन ये बन जाता है, एक है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, एक मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, एक पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और एक इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, है ना, ये आप लिख सकते हैं, रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। इन सबको सब्ज्यूम करके एक बनाई गई है कोड ऑन वेजेज बिल। तो हम इस पे क्वेश्चन नहीं किए हैं क्योंकि अभी तक ये जब आई है उसके बाद कोई ऐसी पेपर हुई नहीं है जिस पे ये क्वेश्चन से पूछे, लागू भी नहीं थी, है ना, तो लागू भी नहीं थी तो उस पर क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। 2020 में क्वेश्चन ही पूछे गए तो मिनिमम वेजेज एक्ट पे, इसलिए मैंने पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट और मिनिमम वेजेज एक्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आपको एक आइडिया लगेगा किस तरह के क्वेश्चन है। जब हम कोड ऑन वेजेज पढ़ेंगे अलग से, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग कोड ऑन वेजेज पे भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि अगर कोड ऑन वेजेज आ गया तो ये सब रिलेवेंट नहीं है। एटलीस्ट आपको आइडिया लग रही है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और 2020 में जो ईयू इन्फोर्समेंट ऑफिसर की एग्जाम हुई थी उसमें मिनिमम वेजेज एक्ट पे ही पूछी थी, जबकि ये एक्ट उस समय पास हो चुका था, ठीक है। अंडर द प्रोविजन ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन एक्ट 1996, एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाउ मेनी फीमेल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मेक इट मैंडेटरी फॉर प्रोवाइडिंग। अब क्या हुआ कि फैक्ट्रीज एक्ट तो कर दिए, अब कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए कोई एक्ट नहीं था, तो आया बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर 1996 में। तो इसमें है कि क्रेज फैसिलिटी तो देनी है, सेक्शन 35 कहता है कि क्रेज फैसिलिटी देंगे जहां पे 50 कम से कम फीमेल बिल्डिंग वर्कर हो, 50 सो मोर देन 50 अगर फीमेल वर्किंग बिल्डिंग वर्कर होगा, एम्प्लॉयड होगा, तो आपको देना है क्रेज फैसिलिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1966। क्या स्टैट्यूटरी कंडीशन नहीं है, मतलब क्या लिखा नहीं हुआ है। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर लिखा हुआ है सेक्शन 32 में, लैट्रिन एंड यूरिनल्स लिखा हुआ है सेक्शन 33 में, सेक्शन 34 में एकोमोडेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन रेस्ट रूम और लंच रूम की व्यवस्था इसमें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वाले में लिखी नहीं हुई है एक्ट में। स्टैट्यूटरी प्रोविजन मतलब कि एक्ट में क्या नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो लिखा होगा वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन हो गया, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996, द एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट हैज़ टू अपॉइंट अ सेफ्टी ऑफिसर। एक सेफ्टी ऑफिसर करना पड़ेगा, कहाँ, 500 से ज़्यादा लोग होंगे, फैक्ट्रीज एक्ट में भी यही था, यहाँ भी यही है कि 500 से ज़्यादा लोग होगा तो बनाना है एक सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर, बिल्डिंग वर्कर 500 से ज़्यादा होगा तो। अगला क्वेश्चन है कि अंडर द प्रोविजन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, a building worker who has been registered as a beneficiary can contribute to the fund created under the act till the 10th age। अब क्या है कि इसमें क्या है कि बिल्डिंग वर्कर को एक बेनिफिशियरी की तरह आपको ऐड होना पड़ता है, ठीक है, और वो बोर्ड में जा करके आपको ऐड होना पड़ता है, उसमें आपको आईडी कार्ड देंगे, फोटो लगा करके आपको एक आईडी मिला जाएगा, तो बेनिफिशियरी जो होगा तो उसको एक पैसे भी देने पड़ते हैं फंड में। कब तक, जब तक वो 60 वर्ष का नहीं होता है तब तक उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है फंड, ठीक है, ठीक है, 60 ईयर्स तक। अब है अंडर द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ फीमेल क्रेज फैसिलिटी के लिए कितने चाहिए, 50। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 साल लगातार। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी कमेटी, अगेन 500 से ज़्यादा होगा तो सेफ्टी कमेटी है, यही रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द डिफिनीशन ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। अब बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या क्या इंक्लूड है, देखो बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क आई थी, फैक्ट्रीज एक्ट पहले आ गई थी, माइंस एक्ट पहले आ गई थी, तो प्लांटेशन एक्ट भी आई थी। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या इंक्लूड है, तो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो या कोई अल्ट्रेशन कर रहे हो, है ना, या डिमोलिशन कर रहे हो किसी चीज़ को, तो ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क में आएगा, ठीक है। माइनिंग वाला नहीं आएगा, फैक्ट्री भी नहीं आएगा, ठीक है ना। माइनिंग और क्वेरिंग जो है ये माइनिज एक्ट में के तहत ये होता है, और प्लांटेशन एक्ट 1951 के तहत वो होता है, और फैक्ट्रीज एक्ट के तहत बाकी चीज़ें होती है। सो 1 और 2 जो है वो इंक्लूड होगा, बाकी इंक्लूड नहीं होगा। माइनिंग के लिए अपना अलग एक्ट है ना, फैक्ट्रीज के लिए अपना अलग एक्ट है, ये सिर्फ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के है। तो किसी से कंस्ट्रक्शन हो, रिपेयर हो, मेंटेनेंस हो, अल्टरेशन हो, डिमोलिशन हो, है ना, बिल्डिंग स्ट्रीट रोड का हो, स्ट्रीट का हो, रेलवे का हो, तो उसके लिए उस पर ये एप्लीकेबल है, ट्रामवे, है ना। अब ये अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड एज एक्स ऑफिशियो मेंबर टू द स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एडवाइजरी, क्या है, वर्कर एडवाइजरी कमेटी। अब स्टेट सेक्शन 4 में कहते हैं कि स्टेट एडवाइजरी कमेटी होनी चाहिए। अब स्टेट एडवाइजरी कमेटी में कौन होगा, एक चेयरपर्सन होगा, स्टेट एडवाइजरी कमेटी में चेयरपर्सन होगा, उसका कौन होगा हेड, कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। 2 स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे जो एमएलए होते हैं, है ना, और 1 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड होंगे, और चीफ इंस्पेक्टर जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे इसमें, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेन किया गया हुआ है। अगला है द अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए बेनिफिशियरी ऑफ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर वेलफेयर फंड में आपको एज ए बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको कितने दिन कम से कम काम करने पड़ेंगे पिछले 12 महीने में। तो पिछले 12 महीने में अगर आप, है ना,
90 दिन कम से कम काम कर रहे हैं, है ना, तो आप जा करके एज ए बेनिफिशियरी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करवा सकते हैं अगर 90 से कम है तो। ठीक है, अब रूल्स बनाई गई इसमें, है ना, हर एक्ट के साथ साथ रूल्स होंगे कि बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 में है, उसमें जो फीमेल एडल्ट वीमेन है वो कितने तक की ज़्यादा माथे पे वजन उठा सकती है, तो 30 kg से ज़्यादा उसको नहीं उठाना है। ठीक है, 30 kg से ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। ओके, अगला है कि ऑन रिवोकेशन ऑफ एनी रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बाय द रजिस्टरिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 8 ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर में प्रिफर एन अपील टू द अपीलेट ऑफिसर विद इन हाउ मच डे, कितने दिन के अंदर में ऑर्डर के कम्युनिकेशन के। अब इसमें क्या है कि हर बेनिफिशियरी जो 90 दिन कम से कम काम कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवानी है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अब रजिस्ट्रेशन को रिवोक अगर कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन को अगर रिवोक कर दिया तो उसमें क्या है कि उसके तो जिस दिन रिवोक का नोटिस आपके पास आता है उसके 30 दिन के अंदर वो क्या कर सकता है, अपीलेट ऑफिसर के पास अपील कर सकता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथोरिटीज इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, कौन सी अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं है। तो देखो इसमें क्या है कि सेंट्रल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एडवाइजरी भी है, स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगी वो स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एडवाइजरी बनाएगी, तो स्टेट एडवाइजरी, सेंट्रल बनाएगी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी। अब इसमें क्या है, और एक स्टेट वेलफेयर बोर्ड बनेगा। ठीक है ना, हर स्टेट गवर्नमेंट को बनाना है स्टेट वेलफेयर बोर्ड, है ना, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, ये बनाना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट वेलफेयर बोर्ड। सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड का कोई प्रोविजन नहीं है। ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज। ओके, सो यू कैन सी दैट द, ठीक है, तो एक ही दिन में सब कुछ नहीं करना, और लिटिल प्रोग्रेस ईच डे, हर दिन आप थोड़ा थोड़ा करते जाते हो, है ना, तो एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। तो ये आप समझिए, और हर दिन का काम हर दिन कंप्लीट करना है। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन डाउनलोड PDF फ्रॉम दिस एंड लेक्चर फ्रॉम दिस। ओके, और जिनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो भी जितनी एक्ट 9 एक्ट हमने आज बताई है उस एक्ट में कोई प्रॉब्लम है, सो यू कैन सी दैट एक्ट इन द प्ले लिस्ट। ठीक है, वहाँ पे हम लोग वो सारे वीडियो डाल देंगे, आप सिर्फ एक्ट देखना, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहीं से कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।